आप देखो, दिख रहा है आवाज? हेलो हेलो हेलो। हाय हेलो रुबान। क्या हाल चाल भाई लोग, बहन लोग भी? क्या हाल चाल? बढ़िया सब कुछ? जिंदगी ठीक ठाक? आप सोच रहे होगे कैसे आप प्रकट हो गए बीच में? हाँ, बताया होगा यार सर ने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने आए हैं। लाइट रुक रही है लग रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, आ रही है आ रही है। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ओके। हेलो सर, वेलकम जी जी, वेलकम। स्वागत है, स्वागत है, आप सबका स्वागत है यार। ओके। हेलो 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 हेलो। हाँ, तो देखो भैया, आपके बैच का नाम क्या? द्रोणा बैच। नाम क्या रखा है भैया? द्रोणा बैच। अब पढ़ा रहे हैं सारे धुरंधर लोग। अब तक फैजल सर ओपी था, तो मैंने सोचा कि आप बुला रहे हो बार बार ओपी लिख करके, तो मैंने ओम पांडे समझ के चलाया भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, और भी बातचीत करेंगे। हेलो हेलो हेलो। और बताओ, सब कुछ बढ़िया? फैजल सर कहा है आएंगे, वो भी आएंगे। 3 दिन मेरी क्लास होगी और 3 दिन सर की क्लास होगी। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे मेरी क्लास है, उसके बाद 3 दिन सर की क्लास है। ठीक है, फैजल सर कहीं नहीं गए भाई, इधर ही हैं, इधर ही हैं। बताया था उन्होंने ना क्लास में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ एकदम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके खौफ में मत रहो यार, पहले जान लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ा देंगे, दिमाग में उतर जाएगा तुम्हारे ढंग से, दिमाग में उतर जाएगा ढंग से। अब तक अगर खौफ खाया है इस सब्जेक्ट से, तो याद रख लो, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करवाऊंगा मैं। जहां कहीं भी पढ़ते थे बस उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करवाऊंगा, वो भी अच्छा था। यहाँ हम थोड़ा सा अलग करेंगे, हम थोड़ा सा पैटर्न अलग बनाएंगे। मतलब हम पढ़ाएंगे तो सेम चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा अलग करके बनाएंगे, तो ताकि आपको याद बहुत कुछ ना करना पड़े। मतलब क्या है ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैक्ट फैक्ट बोल करके रटवाना आसान काम है, बट एक सीक्वेंस में चीजों को समझाते रहना, और क्या करना भाई, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे न्यूरॉन्स को लगातार एक्टिवेट करना, और ये समझा पाना भाई तुम्हारे दिमाग को कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझी जा सकती है। पहले तो सबसे बड़ा टास्क यही होता है। तो पहले मैं इस दुविधा को दूर करता हूं भाई। ठीक है, दुविधा को दूर कर देता हूं कि तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिम्मेदारी किसकी? मेरी। बस एक चीज करना है, वो करना क्या है? करना यह है कि जो मैं पढ़ाता जाऊंगा उसको मेरे भैया उसी सीक्वेंस में पढ़ना। दोबारा जोर लगा रहा हूं, उसी सीक्वेंस में पढ़ना। सर सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, क्या होगा कि अगर पिछली क्लास का एक भी शब्द आपने मिस किया है, तो अगली क्लास में मुझे समझाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके ओके। फैजल सर। फैजल सर की, अरे भाई भरोसा रखो, भरोसा, मजा आने वाला है, मजा। आपका नाम क्या है? चलो भाई, नाम बताते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। तो पहले ये मैं बता दूं पढ़ाऊंगा क्या। पढ़ाऊंगा भैया एडवांस्ड वर्जन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जहां तक फैजल सर ने पढ़ाया हुआ है वो फिजिकल का पार्ट था। अब मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा। सर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट कैसे हो गया? मैं जो कुछ भी पढ़ाने वाला हूं, इससे मैं पीरियोडिक टेबल को ले जाकर रिलेट करूंगा। किसको रिलेट करूंगा? पीरियोडिक टेबल को रिलेट करूंगा। और पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना, समझना, उनके कंपाउंड्स के बारे में सीखना, ये सब कुछ इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा करेंगे, लेवल अप करेंगे। जितना आपने सीखा है उसमें थोड़ा सा एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे ऑर्गेनिक पढ़ी है, अच्छी बात है, पढ़ा लेता हूँ यार, ऑर्गेनिक भी पढ़ा लेता हूँ। एडवांस्ड की क्लास है कि इनऑर्गेनिक की? मेरे भाई ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। जहां से मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। थोड़ा सा कनेक्ट हो लेते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करके। ये मत सोचना यार कितना बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा थोड़ा सा। ओके, अरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे खून में उतार देंगे, बोल रहा हूँ। खून तो मैं गलत शब्द में ले लेता हूँ। ये समझो, तुम्हारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। ध्यान से सुन लो, दोबारा बोल देता हूं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी है,
तुम्हें याद भी करवाऊंगा, समझाऊंगा भी, जहां जैसी जरूरत होगी वो सब करूंगा, याद कराने में हेल्प करूंगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीजें याद करने की है उसके अगर निमोनिक्स बनाने हैं वो बनाएंगे, वो पहले से बना करके पढ़ाता आ रहा हूं मैं पिछले 5 सालों से, मेरी टीचिंग का 6th ईयर है। ठीक है सर, सिर्फ 6 ईयर, मेरे भाई तुमको मजा आएगा, आनंद आएगा, निश्चिंत रहो तुम। ठीक है, पढ़ोगे खुद समझ में आएगा, बुक लेने की कोई खास जरूरत नहीं है, कोई भी बुक की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, कोई भी बुक लेने की खास जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नाम है मेरा ओम पांडे। एक एग्जाम होता है JRF जिसमें मेरी रैंक थी AIR 13। जो JRF के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं, ये ऑल इंडिया एक एग्जाम है जो सब्जेक्ट को समझ लो नापता है, समझता है। वहां पे मेरी रैंक थी AIR 13। ठीक है, IIT दिल्ली से मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है। ठीक है, ग्रेजुएशन में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। कुल मिला के मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप गलत जगह पे नहीं लैंड हुए हो, जहां हो निश्चिंत रहो, भरोसा रखो, कुछ भी खराब नहीं होने वाला, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। ठीक है, एक एक टॉपिक अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा, पहले सुनते जाइए जो लाइनें मैं बोलता जाऊं। पहले अब सवाल पूछ ही लिया है तो थोड़ा सा बुक पे डिस्कशन कर लेते हैं, 1 मिनट भाई। ओके, थोड़ा सा बुक पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बुक में सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी होगी? कब? जब मैं सब कुछ चैप्टर पढ़ा दूं तब उसको पढ़ना शुरू करना। कारण बताता हूं क्या होगा, मैं कुछ टॉपिक्स को पहले पढ़ाता हूं, कुछ बाद में। एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दिया उसे थोड़ा सा हमारा डिफरेंट होगा। ठीक है, उसको थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन जो यहां की बुकलेट बन रही है वो बुकलेट एडवांस्ड लेवल की है, इस वजह से वो जरूर पढ़ना है। पहले आपको बुकलेट ढंग से पढ़ना है, वहीं से एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। जब आप उसमें माहिर हो जाएंगे, एनसीईआरटी को उठाएंगे ना, ऐसे ऐसे पलटना पड़ेगा, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हर शब्द का मतलब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ओके, गुड लुकिंग भैया, ओके जी, ठीक है, अप्रिसिएशन के लिए ठीक ही ठाक लगेगा, है ना। ओके भाई, मुझे एक चीज ये डिस्कस करनी है कि भाई देखो सीक्वेंस हम क्या रखने वाले हैं, मैं क्या क्या पढ़ा दूंगा कि जो तुम्हें डर तुम्हारे खत्म कर देगा। क्या है भैया, पहले वो देख लो। पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं यहीं से, एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ाऊंगा? पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में जितना पढ़ाऊंगा उससे अगर एक शब्द भी क्वेश्चन बाहर दे दिया, मैं IIT के लिए भी बोल रहा हूं, IIT एडवांस का जो पेपर होगा उसमें भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। जो कुछ आएगा हो सकता है वही एग्जाम्पल हो जो आपकी कॉपी में है, हो सकता हो कि जो मैंने क्वेश्चन बनाया है उसी के आसपास का कोई क्वेश्चन हो, थोड़ा सा डिजिट बदला होगा, किसी का पीरियड नंबर बदला होगा, लेकिन वही होगा। ठीक है, ओके। अगली चीज देखो क्या पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, इसकी फील आप ले गए अच्छे तरीके से, तो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सरदर्द कम हो जाता है। खत्म नहीं बोल रहा हूं, कम हो जाता है, और बहुत सारी चीजें आप रटने से बच जाते हो, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। जो आज तक आपने सीखा है वो जरूरी था, और कुछ भी उसमें ऐड ऑन होता रहेगा। ठीक है सर, आपने ही यूट्यूब पर, हाँ हमने ही पढ़ाई है भाई। अरे यार, इंट्रो से पता नहीं चला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा, यही था ना? ओके, कोई बात नहीं। 15 घंटे पढ़ना इनफ है। देख भाई, यहाँ आप पढ़ते हो कितने घंटे? डेढ़ घंटे। ठीक है, 4.5 घंटे ये हैं। 4.5 घंटे कम से कम पढ़ो सेल्फ स्टडी में, कम से कम। और जो संडे मिले उस दिन तो 9 घंटे कर लो। ठीक है, तो ठीक ठाक चलेगा फिर। वैसे तो पढ़ना सेल्फ स्टडी में कम से कम 6 आवर्स तो रख लो, कम से कम कह रहा हूं मैं, इससे कम किया तो अच्छा नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि सपना जो पाला है ना, एक बात सीख लो, जहां पे ये आई लग जाता है ना, ये औकात बढ़ा देता है। क्या है, IIT में तो भैया डबल आई लगा हुआ है, समझ रहे हो? एम्स में भी डबल आई लगा हुआ है, तो इनकी औकात थोड़ी अलग है, और इसके लिए मेहनत तो मारनी पड़ेगी। ये 6 आवर्स का मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, वो भी मिनिमम। ये सेल्फ स्टडी है मिनिमम, इससे कम करना ठीक नहीं है आपके लिए। ठीक है, आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। क्या लिखा है? आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में बहुत मजा आता है। ओके, ओके जी,
जीरो लेवल से करना। अरे भाई मैंने बोल दिया है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी चीज, मैं पूरे जिम्मेदारी से दोबारा दोहराता हूं, एक भी चीज ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो जंप करता हुआ महसूस हो, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक को कनेक्ट करेगा और ऐसी फील देगा आपको कि यार ये तो अच्छी सी कहानी हमें समझ में आ रही है। ठीक है, कुछ भी जंप करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, डरो मत भाई एकदम। अच्छा, एक ने लिखा है ट्रिपल आईटी की औकात तो और बड़ी होती है। हाँ यार, पॉइंट तो थोड़ी सही है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी कम है, ज्यादा आई भी नहीं लगाना होता। ठीक है, ज्यादा मैं भी ठीक नहीं है। ओके, जेई मेंस के लिए, जेई मेंस भी पढ़ा दूंगा ढंग से, एडवांस भी पढ़ा दूंगा, डरना नहीं है। एक ने लिखा निमोनिक्स प्लीज। अरे भाई निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, हर एक चीज पढ़ा दूंगा, भरोसा रखो यार। अब सिस्टम से जुड़े, और बल्कि ये तो मैं कहता हूं, देखो द्रोणा बैच के लिए बोल रहा हूं, द्रोणा बैच मेरे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए, बल्कि अमन सर के लिए, सबके लिए थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा स्पेशल। हालांकि स्पेशल सब कुछ है, मैं बोल दूं पहले, सारी चीजें सारे बच्चे हमारे लिए स्पेशल हैं, लेकिन आप हमारी पहली बैच हो तो वहां थोड़ा सा कनेक्शन ज्यादा होता है। आप कहोगे सर कैसा कनेक्शन, आप तो कभी क्लास में ही नहीं आए। मेरे भाई तुम जितना कमेंट करते हो, जितना तुम मेल करते हो, उन सब का जो आउटपुट होता है वो हमारे पास तक आता है, हम उसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। और द्रोणा बैच के साथ स्पेशल कनेक्शन इस वजह से है क्योंकि यार देखो, शुरुआत जब हमने की थी, मैं बोल भी देता हूं कि ऐप हमारी थोड़ी थोड़ी क्रैश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी नहीं, ज्यादा हो रही थी, लेकिन जो जो आपने रिव्यू दिए हैं उसकी वजह से आज हम ऐसा बना पाए कि जिसमें हमारा सिस्टम अब स्टेबल है, चीजें अब ठीक ठाक चल रही हैं। पहले डीपीपी कभी पीछे हो जाती थी, लेट हो जाती थी, अब आपको सब कुछ सही तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो आपके लेक्चर समरीज भी आने लग गए, लेक्चर और डीपीपी के अलग अलग फोल्डर्स बनने लग गए, सीक्वेंस ठीक दिखाई देने लग गया है। आई होप समझ पा रहे होंगे अब इन चीजों को आप। ठीक है, ओके, पढ़ाना शुरू करें। पहले बात कर लेते हैं इन पे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ये पढ़ने की बातें हैं, पहले ये जानना जरूरी है। पीरियोडिक टेबल ढंग से करेंगे, फिर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद बच्चे के सबसे बड़े सरदर्द का नाम लिखता हूं, उसका नाम है ब्लॉक केमिस्ट्री। क्या? ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, इस ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं भाई? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इनके रिएक्शंस रट्टा मार मार के हम परेशान हैं। ठीक है, तो ये जान लो कि आपने अगर 100 रिएक्शंस रट्टा मारे होंगे तो उसमें से मैं यूं ही क्लास में 80 रिएक्शन रटवा दूंगा, याद करा दूंगा, समझा दूंगा, बाद में जाके बहुत सरदर्द लेने की जरूरत नहीं। हाँ, 20 की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लो, 80% की जिम्मेदारी मेरी है। पूरे रिएक्शन की बात कर रहा हूं, समझा दूंगा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बोरिक एसिड पढ़ते हो आगे चल के, कभी तो देखा होगा यार, आप तो द्रोणा बैच में हो। ठीक है, बोरिक एसिड से रिलेटेड, बोरेक्स से रिलेटेड, BF3 से रिलेटेड, मैं तो एक भी चीज बच्चे को रटने को नहीं बोलता, क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाता है, याद होता है। ठीक है, ऐसा पढ़ाया जाएगा आपको, बस जरूरी है कि आप भैया एक भी क्लास मिस ना करें। आप भैया किसमें हो? ड्रॉपर बैच में। ड्रॉपर बैच वाले बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है अगर उनको अपना गोल पकड़ना है। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी खुद से बढ़ाओ, कोई और नहीं बढ़ाता जिम्मेदारी, ध्यान रख लो। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मेरी जिम्मेदारी कोई और ले रहा होगा, नहीं। तुम अपनी गलतियों की, अपनी सफलताओं के, अपनी जो कुछ भी जिंदगी में करोगे, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। इस दुनिया में पैदा हुआ एक भी इंसान तुम्हारी इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम खुद को सबसे बेहतर जानते हो, खुद को ही डेवलप कर सकते हो, और अपने आप को चेंज करने की जरूरत पड़ी तो चेंज कर सकते हो। जो बच्चे इस समय 7-8 घंटे सो रहे हो, उनसे मेरी विनती है, मेरा निवेदन है, मेरे भाई, इस थोड़ा सा छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि तपोगे नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं, तपोगे नहीं तो मिलेगा भैया कुछ नहीं, ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये शुरू ही है भाई। ओके, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो कॉन्सेप्चुअल भी है, कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको भी ढंग से पढ़ाऊंगा तो मैं याद रहने की चीजें हो जाएंगी। ठीक है, डरना नहीं है। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं भाई, आ जाओ। एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? पहले मैं पढ़ाऊंगा वेव के बारे में। क्या पढ़ाऊंगा? हाँ, मेटलर्जी पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं यार, ये तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि इतना चीजें जान लोगे तो आगे का चीज आसान हो जाएगा ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए। हाँ ठीक रहेगा, पहले से ही होना चाहिए। कैसे बनाना है नोट्स, कैसे बनाना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी आपको तो मिलता है यार, उससे ही नोट्स बना लेना। जितनी जरूरत पड़ी इसका कुछ स्क्रीनशॉट लेना, अपने नोट्स में डाल देना,
ठीक है। अरे ओके ओके, सोना बहुत एडिक्टिव है, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना मेरे भाई। फिर वही बात लिखा है एक मनुष्य ने हमारे सामने कि कंट्रोल करना बड़ा ही कठिन हो रहा है। वाह भाई, इंसान से बढ़ के कोई चीज आज तक पैदा हुई है धरती पे? बस इतना ही का जवाब दे दो तुम। इंसान से बढ़ कर के कोई चीज पैदा हुई है? अगर तुम नहीं करे तो कोई और तो कर ही रहा है। कोई और जो कर रहा है वो तो सेलेक्ट हो जाएगा। तुम अपनी जिम्मेदारी लेके देखो। तुम भीड़ में जितना पीछे खींचना चाहते हो खींच लो। नहीं जाना है तुम्हें आगे, नहीं जाना है तुम्हें आईआईटी, जब सपना पाल रखा है तो मेरे भाई उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा बिस्तर पे सो के ना सपना देखने में बहुत मजा आता है। ये पूरी दुनिया मेरी हो, मैं इसका राजा रहूं, मैं ही भगवान बन जाऊं, अहम ब्रह्मास्मि, ये चलेगा तो दुनिया में? ना 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 मेरे भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इकलौता ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है कि मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है भाई, ओके। अब कई होते हैं कि सर आईआईटी जाना जरूरी क्यों है? भाई देखो मैं बताता हूं। जो सपना सोचा है, जो सपना सोचा है, जब वो साकार होता है ना, जब वो हो पाता है, तो जो फीलिंग आती है वो अभी समझ नहीं आ रही है, हो जाने के बाद समझ में आती है। या एक बार ये इमेजिन करके देखो कि जहां पे भी बैठे हो, जहां पे भी फोन में मुझे सुन रहे हो, बस इतना इमेजिन करके देखो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। डन, सिलेक्शन डन हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आया है, डन है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आसपास वालों का थोड़ा नजरिया ऑब्जर्व करो। मैं बता दूं, उनकी आंखें ना बढ़ के देखने लग जाएंगी तुमको। इज्जत दोगुनी स्पीड से बढ़ेगी, दोगुनी छोड़ो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है। तो वो चाहिए होगा तो मेहनत तो मारनी पड़ेगी। अच्छा, लिखा है इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। देखो इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर द्रोणा बैच में तो नहीं ही पढ़ाया जाता, मैं आपको बता दूं। द्रोणा बैच में नहीं पढ़ाया जाता, आपको बाहर से पढ़ लेना ठीक रहेगा। मतलब मैंने वैसे यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। आप चाहोगे तो मैं एक काम कर सकता हूं, वो सेम वीडियो आपको ऐप पे अवेलेबल करा दूंगा, आपको ऐड भी नहीं होगी, अच्छे तरीके से आप समझ भी पाओगे, ये कर दूंगा मैं आपके लिए। और हाँ, आप द्रोणा बैच में हो, हमारे स्पेशल बैच में हो, तो निश्चित रूप से उसका भी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब तो निश्चिंत हो। केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से ही कराना। अबे भाई, भरोसा रख, भरोसा। मैं कह रहा हूं, जरूरत पड़ी तो हम भाई बन के पढ़ाएंगे, जरूरत पड़ी दोस्त बन के पढ़ाएंगे, जरूरत पड़ी तो एज अ टीचर पढ़ाएंगे, एज अ लीडर पढ़ाएंगे, जो कहोगे वो कर देंगे। बस तुम अपने लिए तैयार रहो यार, अपने लिए तैयार रहो। एफर्ट तो मारना पड़ेगा, है ना? सो के कुछ नहीं होने वाला, कंट्रोल करना सीखो। ओके, पहले मैं देखो वेव पढ़ाऊंगा। सर ये वेव तो हम फिजिक्स में पढ़ाते हैं, हम यहाँ क्यों पढ़ेंगे? मेरे भाई देखो, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो शब्द यूज करने होंगे वो सारे शब्द मैं पढ़ाऊंगा। जो सारे वर्ड्स हमें यूज करने होंगे वो सब कुछ मैं यहां पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं मैं वेव पढ़ाने वाला हूं। अगला देखो क्या पढ़ाने वाला हूं। अगला पढ़ाऊंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। शुरू में क्या होगा, शुरू में पहले मुंह दिखाई होगी भाई। इसको हटाने का तरीका क्या है? हाँ ये रहा। ओके, ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और वहीं पर ऑर्बिटल के बारे में बताऊंगा। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसकी ना यहां पे सिर्फ मुंह दिखाई होगी। मुंह दिखाई मतलब आप बस एक बार देख लोगे कि हां इस नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है। आज के लेक्चर में ये मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ढंग से पढ़ेंगे जब हमारा ये एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो रहा होगा, उससे 2-3 लेक्चर कम से कम। क्योंकि भैया टाइम लगता है इस चीज को सीखने में, और एक बार सीख गए, एक बार सीख गए तो विश्वास मानो एडवांस में उससे कठिन सवाल बनाने की क्षमता नहीं है किसी में। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जो देना होता है पेपर में उसकी एक लिमिट है, और उस लिमिट को मैं आराम से पढ़ा दूंगा। सब कुछ समझाने के लिए हमें ये जरूरत है, ठीक है। ओके, अगली चीज देखिए, यहां पे मैं ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। इसके बाद मैं क्वांटम नंबर्स पढ़ाऊंगा, इसके जस्ट बाद आपको क्वांटम नंबर्स मिलेगा, और इसके बाद होगा कैलकुलेशन ऑफ नोड्स। जब आप क्वांटम नंबर सीख जाएंगे तो नोट्स कैसे निकालते हैं पहले मैं सिर्फ ये सिखाऊंगा, ठीक है। आगे मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा नोट्स के बारे में। फिलहाल देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ते आए हैं, बहुत कुछ जानते भी होंगे इसके बारे में, ठीक है। अगली चीज देखो क्या है, अगली चीज है इसके आगे हुंड्स रूल। इसके आगे आपको इसी में हुंड्स रूल मिलेगा। इसके बाद मैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दोबारा आ गया, दोबारा आपके सामने प्रकट हुआ।
इसमें क्या करोगे सर, यहां तो आपने करवा दिया, नहीं, यहां पे मैंने सिर्फ इक्वेशन की मुंह दिखाई कराई थी। भाई नई नई शादी होती है, बहू जाती है घर पे, क्या होता है पहले दिन, मुंह दिखाई होती है, ठीक है। असली चाल चरित्र सही चीज तो यहां पता चलेगी तुमको कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में किसके बारे में बोला गया, उससे क्या क्या निकालते हैं, क्या क्या समझाया जा सकता है, उसके बारे में यहां पढ़ाऊंगा। देखिए यहां पे आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स के बारे में, यहां आप नॉर्मल नोड सीखते हो, कैलकुलेशन सीखते हो, यहां आप ग्राफ के माध्यम से नोड सीखते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में जो आपको मिलेगा वो है रेडियल एंड एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। यहां पे इसके बाद हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आपके कोर्स में ज्यादातर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसके बावजूद मैं आपको एंगुलर फंक्शन थोड़ा सा जरूर बताऊंगा, ताकि कभी मान लो दिमाग घूमा किसी प्रोफेसर का आईआईटी में, तो आप सवाल तो कर ले जाओ, ठीक है। और एक बात और, अगर आप ये कह रहे हो सर आप ये सब लिख भी सकते थे, नहीं, इन पे लिख के टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक है। टाइम हमारे लिए सबसे प्रीशियस चीज है, वो हम बचाते हैं, ठीक है। जहां जरूरत होगी वहां जरूर लिखेंगे, जहां जरूरत होगी वहां लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो भाई जी शुरुआत किया जाए, शुरुआत किया जाए, बोलो एक बार लिख दो, लिख दो तब शुरुआत करते हैं, शुरुआत करिए, कुछ तो लिखो, हाँ बोलो भाई, जोश वोश है, हाउ इज द जोश, बोलोगे भैया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर एनिमेशन एंड मीम्स डालिए, अबे नालायक, अबे आईआईटी जाना है मालिक, आईआईटी लगती है तपना पड़ता है भाई, उसको बनाने के लिए मीम्स पढ़ाएंगे हम, यहाँ बोर्ड का पेपर नहीं है ये, यहाँ बोर्ड नहीं है कि लिख दिया 95% ऐसे सीबीएसई वाले बांट रहे हैं, ले जा 99.9 ले जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 ले जा, है ना, बांट रहे हैं। अरे है हिम्मत तो आईआईटी के अंदर लेके दिखाओ, वो है एक्चुअल, आप वो है एक्चुअल चीज, ले आओ वहां पे, ले आओ। तो ये लिखता हूं मैं यहां पे, ले ये लेके आओ तब समझ में आएगा। 99.8 तुम ये लेकर के आओ, मैं परसेंट कह रहा हूं, परसेंटाइल भी लेके आ जाओ, चलो परसेंट छोड़ते हैं, परसेंटाइल लेके आ जाओ, इतना परसेंटाइल लाओ, इसके लिए क्या एफर्ट मारना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। भाई जी मीम्स के चक्कर में मत पड़ो, समझने की कोशिश करो, समझने पर फोकस रखो, क्योंकि आईआईटी मजाक नहीं है, मैं हवा नहीं बना रहा आईआईटी की, ठीक है, हवा नहीं बना रहा आईआईटी की कि आईआईटी चले गए जिंदगी एकदम बढ़िया हो जाती है, बिलियनियर हो जाते हो, नहीं कुछ नहीं होता ऐसा। होता क्या है एक्चुअली, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस दे देती है, ये दे देती है कि अगर तुम्हारे सामने 1000 लोग, 2000 लोग, 10,000 लोग हैं, तो तुम्हारी औकात है, तुम कंप्लीट कर सकते हो, उतनी क्षमता है तुम्हारे अंदर, बस वो ये समझा देती है कि है, तुमने प्रूफ किया है एक दिन, ये जो आप करोगे ना इस एग्जाम से, बस यही प्रूफ होगा कि तुम इतनी भीड़ से तो वाकिफ हो, और उस बची हुई भीड़ में तुम क्या करते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे जो भी अलग सोच है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, एनिमेशन चलेगा, एनिमेशन लाऊंगा मैं, ओके ओके ओके। हाँ अगला देखते हैं भाई, क्या है ये, इसको पढ़ा है, लिखो बताओ, इसके बारे में बताओ, ये क्या होता है, फिजिक्स में सारा ज्ञान पाते हो आप, ये क्या है भाई, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, मतलब क्या है इसका, इसका क्या सेंस बनता है बताओ, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स बताइए, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का क्या सेंस बनता है, हम पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं भाई, ठीक है। वेव्स के बारे में तो कुछ कुछ अंदाजा होगा क्या होती है वेव, तो मैं चर्चा करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स पे, ठीक है। वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहां पढ़ाऊंगा ताकि मैं रिलेट कर सकूं जो आपने पीछे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है और जो मैं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूं, उसका बीच का जंक्शन बना रहा हूं इन टॉपिक से, और जैसे ये जंक्शन बनेगा, जैसे ये पुल बनेगा, यहां से चल के हम सीधा यहां पहुंचेंगे, ठीक है, ओके। तो पहले देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है, लाइन पढ़ो क्या लिखा है, यहां पे बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं कि सर पहले से लिख के आए हो, मालिक जरूरत ही इतनी थी, पढ़ाता हूं, देखो लिखा है इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना इन विच टू वेव्स सुपरपोज या सुपर इम्पोज, यही बस इंपॉर्टेंट, देखो क्या होगा, दो वेव्स जो होंगी वो एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करके क्या बना देंगी, एक रिजल्टेंट वेव बना देंगी, बस इसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेयर का मतलब तो समझते होंगे, वहां से बुद्धि में आता है कि कम से कम दो लोग इंटरफेयर कब करेंगे, जब मिलेंगे, तो यही कहा जा रहा है कि जब दो वेव्स सुपर इंपोज करती हैं एक दूसरे के ऊपर, तब जाके हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलता है,
और वहां पे वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने उन दोनों की भिड़ंत, उन दोनों की मुलाकात, उन दोनों को किस तरीके से मिलाया हुआ है। अगर आपने उनको कुछ इस तरीके से मिलाया है, देखिएगा, अगर आपने कुछ इस तरीके से मिलाया है, ये देखो भाई, ये एक वेव है, ये एक वेव है, दोनों वेव मिल करके प्रोड्यूस करती हैं एक इस तरीके की वेव। अच्छा, इस वाले को ध्यान से देखो, ये मूव कर रहा है, अदरवाइज आपको और अच्छे से दिख जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे ये वाला जो एम्पलीट्यूड है, ये सेम एम्पलीट्यूड नीचे है, और क्या करेगा, जब ये मर्ज करेगा तो दोनों के एम्पलीट्यूड क्या होंगे, जुड़ेंगे। और अगर एम्पलीट्यूड जुड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट वेव होगा, जो ये बना हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्या आएगा भैया, बड़ा आएगा। अच्छा जी, यहां पे लिखा गया है टू फॉर्म ए रिजल्टेंट वेव ऑफ, अगला चीज देखो क्या लिखा, ग्रेटर क्या, एम्पलीट्यूड। बड़ा एम्पलीट्यूड मिल सकता है या लोअर मिल सकता है, या हो सकता है कि सेम ही रहे। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जब आप दो वेव को एक साथ सुपर इंपोज करते हो। ठीक है भाई, जब आप दो वेव एक साथ सुपर इंपोज करते हो तो जो आपका एम्पलीट्यूड मिलेगा रिजल्टेंट वेव के अंदर, या तो वो इस वाले वेव के जिसको आप मिला रहे हो, या कह लो वेव नंबर 1 के एम्पलीट्यूड से बड़ा होगा, या छोटा होगा, या सेम होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो ये हमें समझ में आया कि भैया कुछ इस तरीके से हो रहा है जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। क्या है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे लिख देता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव क्यों बोला सर आपने, ये अब तक इंटरफेरेंस समझ में आया, आपने नया शब्द कहां से जोड़ा, ये सरदर्द कर रहा है, नहीं करेगा भैया। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, कुछ नया बनना, कुछ अलग बनना, कुछ ज्यादा बनना, क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, कुछ ज्यादा बनना ही तो कंस्ट्रक्टिव होगा ना भाई। कुछ बना रहे हो तो बात बनती है, तो उसको बोला जाता है कि ये कंस्ट्रक्टिव वे है चीजों का। कंस्ट्रक्शन से समझ में आता है कि भैया अगर घर बन रहा है, पहले कुछ नहीं था, जमीन थी सिर्फ, धीरे धीरे उठना शुरू हुआ, कंस्ट्रक्ट हुआ, यहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ा है, इस वजह से इस वाले इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। चलिए, आपके सामने दूसरा प्रस्तुत है, ये देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान से देखो, पहले क्या वो कह रहा है खुद समझ जाओगे। ध्यान देना भाई। क्या लिखा है, सर फास्ट पढ़ाओ। हाँ भाई, फास्ट के चक्कर में मत पढ़ो, मैं बोल चुका हूं हर कुछ टाइम पे खत्म होगा। हमें संडे को क्लास लेनी पड़ी, हम आएंगे, बस आप तैयार रहो। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत जल्दी पढ़ा के खत्म नहीं करूंगा। मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाने में ढंग से टाइम लेता हूं ताकि बच्चे को समझ में आए, उसको ये समझ आए यार वो पढ़ क्यों रहा है। रट्टा मार के बैठे, रट्टा मार रखा है कि भैया ये MnO2 है, MnO2 है, वो HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, उसको रट्टा मार के बैठे। अरे जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है रटने की। अरे ये देख के खुद समझ में आता है जवाब क्या बनने वाला, बताऊंगा कैसे और क्यों। ठीक है, ये रट्टा मारना ही नहीं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम टाइम नहीं देते। जरूरी चीज है वो टाइम, सिखाने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सीख गए मेरे भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे 10-10 बार दोहरा करके क्लास में जब पेपर में जाते हैं ना, भूल जाते हैं। अच्छी खासी मजदूरी करते हैं घर पे वो, लेकिन वो पेपर में जाके भूलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझते वक्त टाइम नहीं दिया है। टाइम समझने पर लगाओ, समझते वक्त एक बार ढंग से समझ में आ गया, उसके बाद उसी के मल्टीपल रिवीजन से वो चीजें दिमाग में फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है भैया जी, ओके। हाँ, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे एक बार ध्यान से देखना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैं दोबारा प्रस्तुत करता हूं आपके सामने, ये रहा, ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखना क्या हुआ, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2 एक दूसरे के साथ मुलाकात करेगी, तो मुलाकात में देखना होगा क्या। ये वाली जी देखो, ये वाली डॉट और ये वाले को ध्यान से देखना। इसके बाद ये देखो कहां गया, ऊपर जा रहा है, तो इसका ये वाला एम्पलीट्यूड कहां भैया, ऊपर की तरफ दिखा रहा है। अगला देखो, इस वाले को देखोगे तो ये नीचे आ रहा है। ठीक, अगर ये प्लस है तो ये वाला माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो के लेवल पे आ जाएंगे। तो यही चीज यहां पे बनाई गई है कि जो डॉट्स आप यहां पे देख रहे हैं वही चीज यहां पे दिखाई दे रहा है। देखो यहां पे क्या बन रहा है, सिर्फ एक लाइन बन रही है। ये दोनों वेव जब इस तरीके से
मिलेंगी तो वेव की तो कथा कहानी खत्म हो गई। वेव तो रहा ही नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप कर रहा है, एक ने दूसरे को खत्म कर दिया। इस वाले ने इसको या इस वाले ने इसको क्या किया, खत्म कर दिया। उनके एम्पलीट्यूड जीरो निकल के आ गए। अगर ये वाला एम्पलीट्यूड और ये वाला एम्पलीट्यूड सेम है तो यहां वाला एम्पलीट्यूड जीरो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वही है, उसी में अगली चीज मुझे पढ़ानी है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ये सारी चीजें आप फिजिक्स में सुनते हो, ठीक है। बताओ डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, बताइए। कैसे पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव? भाई बस देख के, तुम्हें जो पढ़ना है वो सिर्फ इतना ही है कि ये देख के समझ पाओ कि यार कौन सा कंस्ट्रक्टिव है कौन सा डिस्ट्रक्टिव, बस इतना ही पढ़ना है, समझना भी इतना ही है। अरे इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये वाला एम्पलीट्यूड इतना था, ये इतना था, दोनों जुड़ के ये वाला एम्पलीट्यूड देखो बड़ा हो गया, ये वाली वेव हमें बड़ी दिख रही है, ठीक है, इस वजह से कंस्ट्रक्टिव है। यहां पे देखो ये प्लस में था ये माइनस में था, दोनों मिल गए खत्म हो गए जीरो, ये वाली लाइन हो गई सीधी, इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव है। तो इस तरीके से देख के पता चल रहा है, मतलब हमें ना ग्राफ देख के बताना है कि क्या हुआ है, डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव। इसको रट्टा नहीं मारना है यार, इसमें रटने जैसे कोई चीज है क्या, नहीं है ना जी। एम्पलीट्यूड नहीं जानते, अरे मेरे भाई वेव नहीं पढ़ा क्या? वेव तो 12th में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सुपरपोज सुपर इम्पोज दोनों एक ही चीज होती है, सर्च मारना आपको समझ में आएगा, दोनों एक ही चीज होती है, सुपरपोज सुपर इम्पोज दोनों एक ही चीज है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में मैं आता हूं डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव में। कृपया आप डिफ्रैक्शन ऑफ वेव के बारे में लिखिए। एक ने लिखा है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ओके, और कुछ बेंडिंग ऑफ द लाइट, बस लाइट ही नहीं यार, वेव। लाइट तो वेव का एक एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन है क्या? डिफ्रैक्शन है वेव का मुड़ना जब वो किसी जगह से टकराता है। जैसे मान लो कि यहां पे मैंने बनाया है एक ऑब्स्टेकल बना दिया, एक सब्सटेंस ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहां से हमने मान लो यहां से वेव भेजी, वेव गया, इससे टकराएगा, टकराने के बाद अगर वो बेंड हो जाता है, वो कुछ इस तरीके से जा होता है, ऐसा है कि वो वेव क्या हो जाती है, हट जाती है, बेंड हो जाती है। जब उसको बेंड होने की क्या मिलती है, पॉसिबिलिटी मिलती है। यहां पे ये चीज देख रहे हो, या होल के थ्रू समझना चाहोगे और अच्छी बात हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा कम समझ में आ गया तो ये देखो, पहले ये चीज देख लो क्या लिखा है कि डिफ्रैक्शन रेफर्स टू द फिनोमिना दैट अकर व्हेन अ वेव इनकाउंटर एन ऑब्स्टेकल और अ स्लिट। क्या बोला भैया इन्होंने, क्या बोला है इन्होंने? बोला है, बस इतने पर फोकस करो, ए वेव इनकाउंटर स्लिट। जब एक वेव एक स्लिट से इनकाउंटर करती है तब जाकर के क्या मिलता है, डिफ्रैक्शन की फिनोमिना मिलती है। उसके बाद क्या होता है ये देखो, उसके आगे लिखा गया द बेंडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन। दोबारा सुनेंगे, इसको छोड़ दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। एक वेव है, वो वेव जब किसी सब्सटेंस से टकराती है तो वो जब बेंड हो जाती है, उसके अंदर बेंड होने की जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से वहां पे एक पैटर्न बनता है, और जो पैटर्न बनता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। और जो बेंडिंग हुई है उसकी उस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया है डिफ्रैक्शन। क्या नाम रखा है, डिफ्रैक्शन। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि मेरे भाई डिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ द वेव। और ज्यादा अच्छे देखो, माना हुआ है कि यहां पे देखो स्लिट है, स्लिट देखो कहां है, ये चीज यहां पे स्लिट है, ये यहां पे यहीं तक, आगे फिर यहां से यहां तक आपको स्लिट दिख रहा है, आपको गैप समझ आ रहा है। देखो यहां पे गैप है, यहां पे क्या है, होल है, यहां पे क्या है, होल है, यहां पे क्या है, होल है, ठीक। ये क्या है भैया, होल है। और इस होल से क्या पास कर रहे हैं हम, ये वेव्स है, ये क्या जा रही है, ये वेव्स जा रही हैं। जब जा रही हैं तो मेरे भाई यहां देखो हो क्या रहा है, ये यहां पे देखो बेंड हो रही हैं, इधर भी जा रही हैं इधर भी जा रही हैं। जाना अगर अगर मान लो वेब नेचर ना होता, वेब की बात छोड़ देते, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, आप यहां पे समझो। मान लो मैंने यहां पे थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे भाई, है ना। नहीं तो सर आप तो गंदा लिखते हो। अच्छा, यहां देखो, यहां पे मैं एक बना रहा हूं स्लेट टाइप,
जैसा भी बन रहा है मान लेना मैं बहुत अच्छा कलाकार हूं, मान लोगे सब हो जाएगा। देखो इधर यहां पे क्या होगा, अगर मान लो कोई पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, अब आप पार्टिकल भेजोगे तो ऐसे पार्टिकल जाएगा और इसके बीच से सीधा निकल जाएगा। अगर आपने इसके सामने मान लो एक गोली चला दी और यहां पे गैप था, तो वो गोली ऐसे सीधी निकल जाएगी या कहीं पे ऐसे बेंड होनी शुरू हो जाएगी। क्या इधर बेंड होना शुरू हो गई? नहीं, वो क्या था? पार्टिकल। ये पार्टिकल नेचर का एक्सप्लेनेशन ये होता है कि भैया वो क्या होता है, सीधा जाता है, वो डिफ्रैक्शन नहीं दिखाता। लेकिन वेव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? इस तरीके से डिफ्रैक्शन करती हैं। ठीक है, ठीक है, मजा आया भाई? डिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आया? ये कहानी के चक्कर में मत पड़ो, शब्द समझो बस। मैं ये सब सिर्फ इसलिए पढ़ा हूं, मैं डिफ्रैक्शन जब भी बोलूं दिमाग में क्लिक करे यार। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ द वेव। वेव नेचर को एक्सप्लेन करने का ये तरीका होगा हमारे आगे की तरफ। ठीक है, आगे देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में अगली चीज है डीलोकलाइजेशन ऑफ वेव्स। ये क्या होता सर? सर लोकलाइजेशन कहीं सुना है? लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है बताओ? पहले बुद्धि लगाओ, लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है बताइए, बताइए भैया। और लूप हो रही है, अच्छा। वेट हो रहा है। वीडियो को जो लूप हो रहा था वो ठीक हो चुका है अभी फिलहाल? देख क्या अगर फोन में चल रहा है, ढंग से चल रहा है? अभी बीच में हुआ था, अभी फिलहाल ठीक हो गया है, फिलहाल ठीक हो गया है। आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा जी, अच्छी बात है ना, जानना चाहिए, जान पहचान बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, किसी ने मैसेज किया हुआ, मतलब इसमें कमेंट में लिखा है कि एक बार डिफ्रैक्शन का मतलब एक बार दोबारा बता दीजिए। वी वांट टू बाय मटेरियल फ्रॉम, छुट्टी दो सर। अरे यार छुट्टी लोगे? अब नहीं हो रहा है लूप, अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, ऐप क्रैश कर रहा है। भाई एक बार पीछे जाके दोबारा आ जाओ, पीछे जाके दोबारा आ जाओ। ठीक है, एक बार आते हैं भाई। देखो डिफ्रैक्शन का मतलब था, ये जो लाइन लिखी है यही है इसका मतलब, कि द बेंडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन बोला जाता है। अगर कोई वेव क्या हो रही है? बेंड हो रही है, तो वो बोला जाएगा कि उस समय की जो प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हो कि वो यार बेंड होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अगर आपको बेंडिंग दिख रही है तो इसको बोलोगे कि ये वेव के डिफ्रैक्शन नेचर को बता रही है, उसकी प्रॉपर्टी को बता रही है। ठीक है, ओके, अब ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं देख के आ गया हूं, खुद ही गया था बाहर में। ओके, आ जाओ भाई। इसके बाद हमें पढ़ना है डीलोकलाइजेशन ऑफ वेव्स। वेव्स का डीलोकलाइज होने का मतलब क्या है, उसको समझने से पहले ना हमें समझना होगा लोकलाइजेशन का क्या मतलब है। भाई डीलोकलाइजेशन बाद में समझते हैं, पहले ये समझे लोकलाइजेशन का मतलब क्या है। अच्छा, लोकलाइजेशन का मतलब समझने के लिए आपको लोकेलिटी शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आप बताइए आपकी लोकेलिटी क्या है, तो आप क्या बताते हो? आप अपना पोस्टल एड्रेस बताते हो, आप बताते हो यहां पे मेरा घर है, ये हमारा जिला है, मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा स्टेट, ये हमारा देश, ये है हमारा बताने का एक तरीका। इतनी बात समझ आ रही है? ये है लोकेलिटी। और जो आपका घर है
वो फिक्स है, एक जगह पे बैठा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि घर भैया सुबह कहीं और था, शाम को पहुंचे घर घूम के कहीं और चला गया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कभी आपके साथ। तो घर आपका फिक्स है, मतलब इसीलिए उसके लिए शब्द यूज होता है, लोकेलिटी वहीं पे फिक्स है, वो लोकल इलाका है, वो फिक्स है, वहीं पे है। इसमें लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि जो चीज फिक्स रहे, वहीं पे पड़ी रहे, एक जगह पर कंसंट्रेट हो, वहीं रहे, उसको बोला जाता है लोकलाइजेशन बोला जाता है। लेकिन अगर इसके आगे डी लगा दिया जाए तो डी लोकलाइजेशन का मतलब इसका जस्ट उल्टा कार्यक्रम हो जाता है। ये तो पढ़ ही रखा है यार, डी लगाने से बहुत कुछ बदलता है, स्टेबिलिटी डिस्टेबिलिटी हो जाती है। तो लोकलाइजेशन पर डी लगाने से फर्क क्या आया? अब क्या फर्क आया बताओ? फर्क ये आया कि भैया अब तक हम जो ये कह रहे थे कि वो जो पिन पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है, अब वो फिक्स नहीं, अब कहां है? अब वो मूव कर रहा है, कहीं एक एरिया में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन एक पिन पॉइंट आप अब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यही चीज हमें बोली जाएगी वेव्स के लिए कि भैया देखो, हमारा जो वेव होता है वो डीलोकलाइजेशन का नेचर रखता है। क्या रखता है? डीलोकलाइजेशन का नेचर रखता है। इसके कहने का मतलब वेव जो है किसी एक पॉइंट पर पाया नहीं जाता, वेव जो है किसी एक पॉइंट पर पाया नहीं जाता। ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये कोई पार्टिकल नहीं है मेरे भाई कि वो एक जगह पर रह दे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां बनाया तो मैं यहां पे कोई पार्टिकल चिपका सकता हूं, लेकिन किसी वेव को मैं यहां नहीं रख सकता, क्योंकि वेव क्या है भैया? डीलोकलाइज्ड है, वो लगातार मूव कर रही है। ठीक है, हम उसका एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाएंगे। तो देखिए अगली लाइन क्या लिखी गई, इसके लिए लिखा गया कि वेव्स आर डीलोकलाइज्ड, मतलब देयर लोकेशन इज नॉट सर्टेन नॉट फिक्स्ड। वेव की जो लोकेशन है उसको पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते इस तरीके से, उसके कोऑर्डिनेट्स को एग्जैक्टली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्टिकल नहीं है, वो एक जगह पे बैठा नहीं है, वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो घूमता है, वो डीलोकलाइज्ड है मेरे भाई। इस वजह से वेव के लिए कोई लोकेशन फिक्स या सर्टेन नहीं होती है। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट चीज है आपके सामने कि वेव्स आर ऑलवेज एक्सटेंडेड ओवर अ सर्टेन एरिया। जो वेव होता है वो किसी एक एरिया में फैला होता है। अभी मैंने बताया था कि वो एक पिन पॉइंट पे नहीं है, बल्कि वो एक एरिया में फैला हुआ है। अगली चीज देखिएगा, अगली चीज है कि फॉर एग्जांपल ए परफेक्ट साइन वेव। साइन वेव तो जानते हो, साइन वेव से पहले आपकी मुलाकात हो चुकी होगी। साइन वेव नहीं जानते? कोई बात नहीं, आइए बताता हूं साइन वेव कैसे बनाते हैं। बोलो, ये रहा हमारा साइन वेव। ठीक है, इस तरीके से हमारा साइन वेव बनता है। तो साइन वेव अगर बनाना है तो कम से कम यार एक लैम्डा तो दिखाओगे, एक वेवलेंथ तक तो जाओगे। अगर आप एक वेवलेंथ तक जाओगे, क्या बोला मैंने? अगर आप एक वेवलेंथ तक जाओगे तो कम से कम आप यहां से चल के यहां तक तो आओगे। ठीक, अब इतने बड़े एरिया में आपका एक वेव आ रहा है, क्या आ रहा है? इस एरिया में एक वेव डिफाइन हो रहा है, एक पिन पॉइंट पे, एक फिक्स जगह पे वेव डिफाइन नहीं होता। क्या आपको समझ में आया? बोलो भाई, आपको क्या समझ में आया? ओके, हिंदी में बताइए। अरे मेरे भाई, हिंदी में ही तो बोल रहा हूं, अब इससे ज्यादा हिंदी कहां से लाऊंगा? साइन वेव को साइन वेव ही बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो जो ये वेव है, ये साइन वेव मैंने बनाया और ये बताया कि भैया ये जो आपने ये लाइन लिख रखी है ना कि ये सर्टेन एरिया में एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है, प्रेजेंट है, वो चीज हमें यहां पे समझ में आ रही है। अब अगली चीज देख लो, यहां पे जो ये चीज बनाई गई है उसके लिए देखो क्या है ये है क्या? पहचानो, ये है क्या? पहचानो क्या लिखा गया है? बनाया एक वेव है। ठीक, अब देखो ये जो वेव है आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे देखोगे अभी जो ये नीचे हो रही है, यहां पे इस तरीके से जा रही है ना, तो ये क्या हमारा एक साइन वेव है। एक्चुअली ऐसा समझो ये इस तरीके से चल रही है। ठीक है, इस तरीके से चलती जा रही है, बाहर निकलती जा रही है, ऐसे समझ लो। ठीक, अब देखो जो ये हमारा वेव है, इसमें मैं ना एक शब्द और यहीं पर पढ़ा देता हूं। वेव के अंदर मैं एक चीज और पढ़ा देता हूं, वो चीज है नोड। क्या? NODES, क्या? नोड्स। अब इस वेब में नोड्स कहां होता है? इस वेब में नोड्स कहां होता है आप वो समझ लो। बस मैं पोजीशन बताऊंगा, आगे चल के मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बस मैं आपको नोड शब्द का मतलब समझाना चाहता हूं किसी वेब के अंदर। तो देखो भैया, वेब जो है ना, देखो ये वेब है, तो वेब में ये वाला पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है, यहां पे एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। अब आप कहोगे कि सर एम्पलीट्यूड क्या है, तो पहले वो समझ लो। देखो ये जब वेव आपको देखो ये ऊपर आ रही है यहां पे, तो यहां पे जो ये चीज बन रही है, इतना
इतना जो आ रहा है ये डिस्टेंस, इसी को एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलते हैं। और यहां पे तो चलो मान लो इतनी डिस्टेंस है, लेकिन यहां वाले पर देखो जो ये रेड बॉल बनाया गया है, ये जो पॉइंट है यहां पर बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो आप बोलोगे भैया 0 एम्पलीट्यूड होगा। कितना होगा? 0 एम्पलीट्यूड होगा। तो यहां पर आपको 0 एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है। जहां जहां 0 एम्पलीट्यूड होगा वो हर पॉइंट नोड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नोड बोला जाएगा। तो ध्यान से यहां पे ये चीज पढ़ लीजिए, लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल ए परफेक्ट साइन वेव विद द वेवलेंथ लैम्डा इज स्प्रेड आउट एंड कांट बी सेड टू बी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। पुराना वाला पॉइंट था, यहां पे हमने क्लियर कर दिया। और नोड की बात हमने बता दी कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है यार मेरे वेव का, उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो अगर 0 हो जाए किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को ही नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। एक बार रुकिएगा, चैट देख के आता हूं। चैट एक्चुअली बंद हो गया यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है ना? ओके। तो शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई। एक बार मैं पीछे ले चल के जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए ये सारी चीजें। ठीक है, एक बार देखते हैं। ओके, यहां से हमने शुरुआत करी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था, इंटरफेरेंस। मैं आपको बस बताता चलूंगा, आप सुनते जाएंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे, मन लगाइए, सुनते जाइए, आपको याद होंगी चीजें। इंटरफेरेंस का मतलब एक वेव का दूसरे वेव के ऊपर सुपर इंपोज हो जाना। अगर एक वेव दूसरे वेव के ऊपर सुपर इंपोज हो रही है और वहां पर एम्पलीट्यूड जो हमारा इनिशियल वेव था, वेव नंबर 1 या वेव नंबर 2, उससे कम, ज्यादा या बराबर आ रहा है, तो वो जो रिजल्टेंट मिला किसकी वजह से मिला? इंटरफेरेंस ऑफ वेव की वजह से मिला। इंटरफेरेंस का मतलब ही होता है सुपर इंपोज ऑफ 2 वेव्स। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यहां पे मैं 2 वेव्स के बारे में बता रहा हूं। ओके, चलिए आगे आते हैं। ये था कंस्ट्रक्टिव, पहले मैंने पढ़ाया कि भैया 2 एम्पलीट्यूड जोड़ दो, उसके बराबर का जो एम्पलीट्यूड मिलेगा, अगर ऐसा कुछ कार्यक्रम वेव के अंदर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरीके का जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। इस वाले में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर देखो क्या होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होगा? आपको जो एम्पलीट्यूड मिलेगा या तो वो छोटा होगा या तो 0 के बराबर होगा। यहां पे हमने इनका एम्पलीट्यूड और इनका एम्पलीट्यूड सेम ले रखा है, इस वजह से डिस्ट्रक्टिव के अंदर हमें 0 एम्पलीट्यूड दिखाई देगा। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स पे। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव बताया था मैंने, इसको छोड़ दो फिलहाल, जो भी है इसको छोड़ दो, बस सुनो जो मैं बोल रहा हूं। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड अ कॉर्नर ऑफ ए सब्सटेंस, दैट्स इट। एक वेव जो किसी के कॉर्नर पे, किसी सब्सटेंस के कॉर्नर पे जब लगती है, तो वहां पे अगर वो बेंड हो जाती है तो उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में अगला है डीलोकलाइजेशन ऑफ वेव। डीलोकलाइजेशन ऑफ वेव्स में क्या पढ़ा हमने कि जो हमारा वेव है वो एक जगह पे फिक्स नहीं बैठता, वो एक पॉइंट की तरह नहीं है। वहां पे क्या होता है, एक एरिया चाहिए होता है हमें वेव को एक्सप्लेन करने के लिए, या ये बोलो कि एक वेव जो है एक सर्टेन एरिया में वो एक्सटेंडेड रहता है। शायद समझ में आ गया? ओके, मैंने दोबारा भी पढ़ा दिया है, अगर लूप हुआ होगा तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और परफेक्ट साइन वेव के बारे में यहां पे बताया गया कि आप भैया क्या कर रहे हो, यहां पे अगर एक लैम्डा भी लोगे तो क्या होगा, कुछ एरिया बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल मिला के हमारा जो वेव है वो एक एरिया में फैला है, वो एक पिन पॉइंट पे नहीं रहता। अच्छा जी, अब अगला देखो। अब एक ने लिखा है कि सेम एम्पलीट्यूड कब होगा? सही जवाब, और सही सवाल। ओके, देखो सेम एम्पलीट्यूड कब होगा? एक का क्या करो, सेम इन द सेंस कि एक को पूरा मान लो ए ले लिया हमने एम्पलीट्यूड, दूसरे वाले को 0 ले लिया, अगर ये मिल गए तो 1 के बराबर का तो आ जाएगा। इस तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं फिजिक्स में? ओके भाई, पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, तो आइए इस पे देख लीजिए। वेव बिहेवियर एंड पार्टिकल बिहेवियर में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी आप पिछले कनेक्शन को फील कर पाओगे भाई। ठीक है, कनेक्शन अगर फील करना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी था। देखिएगा, वेव बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वेव के अंदर का कैरेक्टर क्या है कि वेव क्या होती है, वो डीलोकलाइज्ड होती है। ये बात तो हमने समझा दी, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, वो एक सर्टेन एरिया में फैली होती है।
अब अगला देखो, पार्टिकल वाले में देखो क्या लिखा गया। पार्टिकल वाले में लिखा गया है कि पार्टिकल्स हैव अ फिक्स लोकेशन। यार एक पार्टिकल ना एक किसी जगह पर होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैं खड़ा हूं तो मेरा कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो किसी और का कोऑर्डिनेट नहीं होगा। जो कोई भी होगा यहां पे अगल बगल, उसका कोऑर्डिनेट मेरे वाले कोऑर्डिनेट से बराबर मतलब सेम नहीं होगा, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम नहीं होंगे। अब कईयों के मन में होगा सर आपके सर पे एक बंदा बिठा दे उसका कोऑर्डिनेट सेम आएगा। हाँ वो एक अलग ही कहानी है, वो तब तो सेम आएगा। अदरवाइज जो पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स पोजीशन लेके बैठते हैं। अगर किसी और को यहां पे खड़ा होना है तो वो हमारे बगल में खड़ा होगा, हमारे सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे नहीं होगा जिस पर मैं खड़ा हूं अगर मैं एक पार्टिकल के बिहेवियर में हूं तो। शायद आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अगला, मल्टीपल वेव्स सुपर इम्पोज वाइल एग्जिस्टिंग एट सेम पॉइंट इन द स्पेस। अगर स्पेस के अंदर बहुत सारी वेव्स हैं और वो एक ही पॉइंट से समझ लीजिए कि एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो उस समय उनका क्या होगा, मिलन हो जाएगा। वो एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज कर जाएंगे। क्या होगा, सुपर इंपोज कर जाएंगे। लेकिन पार्टिकल के केस में क्या होगा, सोच के बताओ। पार्टिकल के केस में क्या होगा, पार्टिकल के केस में मेरे भाई ये होगा कि यार पार्टिकल जो होंगे वो टकराने लग जाएंगे। पार्टिकल क्या करते हैं, कोलिजन करने लग जाते हैं। अगर मैं यहां खड़ा हूं और किसी को आके यही जगह लेनी है तो हमसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा युद्ध निपटना पड़ेगा। क्या है, यहां पे कोलिजन होने लग जाएगा। तो पार्टिकल सेम पॉइंट पर रहने के लिए कोलाइड कर जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन वेव क्या करते हैं, सुपर इंपोज कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, शायद आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल पार्टिकल्स कांट एग्जिस्ट एट सेम लोकेशन इन द स्पेस। यही चीज मैंने बताया कि एक स्पेस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल एक ही लोकेशन पे नहीं रह सकते। इतनी बात समझ में आ गई। अगर उनको एक जगह पे रहना हुआ तो उनको क्या करना पड़ जाता है, कोलाइड करना पड़ जाता है। और कोलाइड होंगे, कोलिजन होंगे, तब भी वो अपनी जगह को छोड़ के इधर उधर भागेंगे। कुल मिलाकर हमें यह समझ में आ गया कि स्पेस के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होंगे उनकी लोकेशन फिक्स होगी, वहीं पर वो होंगे। ठीक, नेक्स्ट, और टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप तो द्रोणा का बन रखा है यार। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है भैया, यहां पे पढ़िएगा, लिखा गया है कि जो हमारा वेब होता है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न देता है। क्या देता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाता है। लेकिन हमारा जो पार्टिकल है वो कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बनाता। पार्टिकल्स डोंट शो एनी सच पैटर्न। पार्टिकल्स जो होंगे वो पैटर्न नहीं बनाते, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनाते। जबकि वेव नेचर में अगर होगा कोई वेव, अगर कोई वेव होगा तो वो क्या बना रहा होगा, वो भैया डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहा होगा। और फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न वाली चीज देखी होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया हमारा, हाँ, इसको पहचानते हो क्या, बोलो इसको पहचानते हो क्या आप, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। क्या आपने इस हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा है, देखा है, बताइए, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो है उसको आपने पढ़ा है, सर ने आपको पढ़ा रखा है। क्या होता है, उन्होंने किसके बारे में बताया था, डी ब्रॉय साहब ने किसके बारे में बताया, कमेंट करिए, कृपया कमेंट करिए, तुरंत बताइए। ओके, केमिस्ट्री के लिए अलग से बना दूं, ओके, अलग से जरूरत नहीं है यार, अभी फिलहाल सेम रहने दो। उसका और क्या यूज हो सकता है टेलीग्राम का, हम उस पर कर रहे हैं कुछ डिस्कशन, उस पर ही लगाएंगे। आपको बोल के ना करें वो दिक्कत है हमारे लिए, समझ रहे हो ना। सारे मेल्स भरोगे तुम, वैसे अच्छा ही है, मेल्स भरने से तुम्हारे हमारा बड़ा फायदा हुआ है, मैं पहले ही बोल दूँ। हमने सीखा है कुछ चीज़ें आपसे, ठीक है। ये तो दर्द में शामिल नहीं होगा, समझ में आया, ये है क्या, ये किसके बारे में बताते हैं, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस किसके बारे में बताता है, बोलो मेरे भाई, समझ में आता है क्या, बोलो। ओके, हाँ, कुछ ने लिखा है मैटर वेव। लो भाई, प्रस्तुत करते हैं आपके सामने, क्या, मैटर वेव। ये मैटर वेव क्या होती है, बोलो, मैटर वेव क्या होती है, क्या समझ में आता है इससे, फॉर्मूला मत बता हीरो, फॉर्मूले से कैसे समझ में आएगा डी ब्रॉय ने क्या बोला था।
वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप फिलहाल इतना जल्दी लिख नहीं सकते, तो बस आप ये बताएं मैटर वेव का सेंस क्या बनता है, कुछ थोड़ा मोड़ा पॉइंट दे सकें। हाँ देखो, डी ब्रॉय ने ये बोला कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है, तो उसके मूवमेंट के साथ साथ उसके उस मूवमेंट में उसके साथ साथ वेव भी उसके साथ एसोसिएटेड होता है, उससे जुड़ा होता है। वो ये कह रहे हैं कि डी ब्रॉय साहब बोल रहे हैं कि भैया जो कोई चीज है ना, वो जो चीज है, मान लो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल ले लो, छोटा ले लेते, चलो मान लो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने इलेक्ट्रॉन लिया, तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि यार जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे डुअल नेचर है। क्या है, डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी है और एज अ वेव भी है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। ये किसने बोला, डी ब्रॉय ने बोला हुआ है। अच्छा, यहां पे हमने क्या पढ़ा था, यहां पे हमने पढ़ा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। इसका क्या सेंस बनता है सर, इसका क्या सेंस बनता है डुअल नेचर से, ये तो समझाओ। अरे मेरे भाई, ये जो P है ये क्या है, मोमेंटम है, और P के लिए हम लिखेंगे क्या, फॉर्मूला आपको पता है, H/mv लिखते है ना, तो P क्या हुआ, m इंटू वी, मोमेंटम इसी तरीके से लिखा जाता है। और मोमेंटम की बात करें तो यहां पे क्या लिखा है, मास लिखा है भाई, मास इंटू वेलोसिटी। तो मतलब हम क्या करें, मास वाली बात करें, मतलब पार्टिकल के मास के बारे में हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो नीचे टर्म है ना, वो पार्टिकल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पार्टिकल से रिलेटेड है। और जो ये लैम्डा है, ये लैम्डा किसका है, ये वो वाला लैम्डा है जो पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है। एक ऐसा वेव जो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड है, उसका जो वेवलेंथ है वो यहां पे हमने लैम्डा ले रखा है। इसका मतलब मैं बोल दूं कि भैया ये लैम्डा जो है वेव वाले नेचर में होगा। हाँ होगा। तो देखो डी ब्रॉय ने यही बोला है, ये फॉर्मूला देखे, फॉर्मूले में समझ में आ जाता है कि देखो भैया एच तो एक प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। लैम्डा और पी की बात करें तो जो पी है वो पार्टिकल से रिलेटेड है और जो हमारा लैम्डा है वो वेव से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पार्टिकल है और जो हमारा वेव है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ये फॉर्मूला देकर के उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है। और इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, उसके लिए डिजिट्स निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनकी कैलकुलेशन एकदम फिट बैठती है किसके लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। किसके लिए, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए इनकी कैलकुलेशन सुपर डुपर हिट बैठती है। किसके लिए भैया, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए। और ये छोटे पार्टिकल्स अगर सब एटॉमिक लेवल के हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, सब एटॉमिक लेवल, ये क्या है सर, सब एटॉमिक लेवल मतलब एटम के अंदर वाली चीज, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या आप यहां पे ये भी कंसीडर कर सकते हो अल्फा पार्टिकल्स। इन सब पर एकदम धड़ल्ले से मजबूती के साथ ये चीज लगाई जा सकती है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, क्या मैं यहां पे एक चीज बोल दूं, कहीं ना कहीं से डी ब्रॉय ने यह समझाने की कोशिश की कि यार जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहा हूं, स्मॉल पार्टिकल, मैं ये मान ले रहा हूं कि अभी डी ब्रॉय किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। वो तो किसी भी स्मॉल पार्टिकल पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं ये मान रहा हूं कि भैया ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है भैया, वो हमारा यही वाला स्मॉल पार्टिकल है जिसके बारे में इन्होंने बोला कि यार जो भी कोई बहुत छोटा पार्टिकल होगा उसके पास डुअल नेचर होगा। तो मैंने माना कि वो हमारा छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास करैक्टर कैसा है, वेव का। क्या मैं ये बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव का करैक्टर, अरे भाई वो तो कह रहे हैं दोनों है, पार्टिकल भी है वेव भी है। मैं उसमें से बस एक पॉइंट ले रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। अच्छा, अब अगली चीज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये क्या लिखा है भैया, ये लिखा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बोला, इनकी कथा कहानी क्या थी बताओ, इनकी कथा कहानी क्या थी बताओ। मेरा चैट नहीं देख रहे हो, क्या है भाई, क्या लिखा है वो तो बोल दो, बोलना भाई। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या सीखा हुआ है वो हमें बताइए, कृपया बताइए। इसके अंदर हमें क्या बताया गया है, इन्होंने बताया था कि हम जो हमारे स्मॉल पार्ट, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को हम करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते एट अ टाइम, दोनों को एट अ टाइम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये किसने बताया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कह रहे हैं कि अनसर्टेन है लोकेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन कौन बता रहा है? ये हाइजेनबर्ग बता रहे हैं। अरे यार ये भी कहीं ना वेव की हिंट दे रहे हैं। क्या बोल रहा हूं? ये भी कहीं ना कहीं से वेव की हिंट दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यार एक फिक्स पोजीशन बताना मुश्किल है, और अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि किसका लोकेशन बताना मुश्किल है? वेव का पोजीशन बताना मुश्किल। किसका? वेव का पोजीशन बताना मुश्किल है। इसका मतलब जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हमारा प्रिंसिपल है, ये भी वेव नेचर को आगे बढ़ा रहा है। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या आपको इतना समझ में आया कि डी ब्रॉय साहब ने यह बोला था कि ड्यूअल नेचर रखता है कोई भी स्मॉल पार्टिकल? अब मैं कह रहा हूं कि वो हमारा स्मॉल पार्टिकल मेरे भैया इलेक्ट्रॉन है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा स्मॉल पार्टिकल है, वो उसके अंदर वेव नेचर है, क्योंकि ड्यूअल नेचर बोल रखा है तो पार्टिकल भी वेव भी। मैंने वेव वाली कहानी उठा ली, और अगली लाइन में बताता हूं जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो उसमें बोला गया कि भैया पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफाइंड नहीं है, और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डिफाइंड नहीं है तो कहीं ना कहीं से हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो इलेक्ट्रॉन वेव है, क्योंकि वेव की पोजीशन बताना मुश्किल है। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? ये कंफर्म सी बात है भाई कि जब यहां पे, अब अगली चीज देखो, ये लाइन पढ़ो, सारा कहानी समझ में आने वाला। लिखा गया है कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अराइजेज ड्यू टू देयर वेव नेचर। मेरे भाई वेव नेचर की वजह से ही हम ये कह पा रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन और मोमेंटम डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उसके अंदर अनसर्टेनिटी रही जाएगी। वो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के फॉर्म में आपको पढ़ाया जा चुका होगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, दोबारा समराइज करूंगा पूरी लाइन को। डी ब्रॉय ने हिंट दिया वेव का। उन्होंने बोला यार देखो हमारा जो पार्टिकल है, जो हमारा बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर वेव भी है, पार्टिकल भी है। मैंने करैक्टर उठाया वेव का बुद्धि लगाने के लिए, और अगली लाइन को मैंने समझने की कोशिश की हाइजेनबर्ग से। वो कहते हैं कि देखो यार पोजीशन तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, और यार अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि वेव की पोजीशन बताई नहीं जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि यार वो इलेक्ट्रॉन वेव है। इसको डिफाइन किसने लोगों ने कर दिया? दो लोगों ने कर दिया। ये बुद्धि लगाने की बात है। इसके बाद क्या है आपको ये समझ में आया? अब यहां से मैं एक स्टेप आगे बढ़ने वाला हूं। इस वजह से मैं पहले आपको ये फील करा देना चाहता हूं कि जो आपको पढ़ाया गया था उसका अब यूज क्या है। समझ में आया? बोलो भैया आया क्या? ओके, एकदम से क्लियर है। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि इन दोनों लोगों ने कुल मिला के ये बताने की कोशिश की हमारा इलेक्ट्रॉन वेव है। बस क्रांति यहीं से शुरू होती है। ठीक है, अब देखो अगली चीज देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर एक चीज लिखी गई है, पढ़ के देखो क्या लिखा है। पढ़ो क्या लिखा है। लिखा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि बोर बाबा ने जो बताया था ना उसकी धज्जियां उड़ा रहा हूं मैं। उन्होंने बोला कि ऑर्बिट जैसा कॉन्सेप्ट बहुत ही वाहियात चीज है। क्या बोला? बहुत ही वाहियात चीज है, क्योंकि इन दोनों को मिला के हमें यह समझ में आ गया यार ये वेव नेचर का। अगर ये वेव नेचर का है, अगर ये वेव नेचर का और पोजीशन फिक्स ही नहीं है, तो तुम मेरे भाई किसी न्यूक्लियस के किनारे जाके, ये कैसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा, इलेक्ट्रॉन इतनी ही दूरी पर होगा, इतना ही डिस्टेंस होगा। आपने बोर वाली जो थ्योरी थी उसके अंदर यही पढ़ा था कि ये जो डिस्टेंस है वो इतनी होती है। 0.5 एंगस्ट्रॉम लगा दिया उन्होंने। हाइड्रोजन के केस में सब चीजें पढ़ाई गई थी। अब मैं बोलता हूं ये सारी कहानी कोरी कल्पना, शुद्ध बकवास है। यहां पे कौन प्रूफ करता है आगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कुल मिला के कहानी बताता हूं दोबारा यार, जब वो वेव है और पोजीशन डिफाइंड नहीं है, जब पोजीशन डिफाइंड नहीं है तो उसमें घूमने की पोजीशन कैसे डिफाइंड है ना? बढ़िया मजाक। तो समझ में आया तुमको ये बात? आ गया क्या? बोलो भैया आ गया क्या? ओके, समझ में आया। तो आपको यह बताने की मैंने यहां पे कोशिश की कि जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ऑर्बिट में हम ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां है तो इसके किनारे किनारे इतनी दूरी पर घूम रहा होगा, इतनी दूरी पर घूम रहा होगा। ऐसा कहना सर्वथा गलत है, हमेशा के लिए गलत है भाई। क्या है? हमेशा के लिए गलत है। ये कहानी जो बोर बाबा ने बताई थी वो यहां पे गलत साबित होती है। किसकी? ऑर्बिट वाली। बहुत सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की है, बहुत कुछ सही एक्सप्लेन किया है, उसको मैं नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ ऑर्बिट वाले को धज्जियां उड़ा रहा हूं। किससे?
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। अब देखो एडवांस का सवाल कुछ ऐसा ही मिला जुला के बनेगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ये जो मैं थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, इसी लिंक करने पे एक पैराग्राफ बनाएगा एडवांस और वो कुछ सवाल आपसे पुटअप कर देगा और ये लाइन वहां पर लिखी होगी कि भैया ये सही है या गलत है असर्शन रीजन के माध्यम से। ठीक है, तो शायद आप अब समझ चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट शायद समझ में आ गया। अगली चीज देखो, ये क्रांतिकारी था काम। अब आपको एक चीज बताता हूं, इस साइंटिस्ट के नाम पढ़ो, साइंटिस्ट के नाम पढ़ो, लिखा है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये दो साइंटिस्ट हैं, इसमें दो साइंटिस्ट हैं, दो लोग लगे थे। इनके बारे में बताता हूं। 1924 में 1924 में डिब्रॉय साहब आ गए थे। 1924 में डिब्रॉय साहब आ गए थे और उन्होंने ना सिर्फ एक संकल्पना दी, एक हाइपोथेसिस दिया, एक चीज उन्होंने थ्योरेटिकली सोचा दिमाग में और उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया। उसके लिए उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं था, सॉरी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन नहीं था, लैम्डा इज इक्वल टू h/p को डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने ये प्रूफ नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव नेचर रखता है, ये प्रूफ नहीं किया था। उन्होंने ये बोल दिया था, थ्योरेटिकल स्टडीज करी, उनको समझ में आया और उन्होंने वो प्रेडिक्शन दी और वो चीज सही निकली है। लेकिन ऐसे तो आप मानोगे नहीं। हम बोल दें कि जो हम पढ़ाते हैं उसी से सिलेक्शन होगा, इससे तो आप मानेंगे नहीं। उसके लिए आप क्या करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कहोगे अगर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब नंबर आ गए इसका मतलब आप ठीक ठाक पढ़ाते हो, तभी हमें समझ में आएगा। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है पढ़ाने की, तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं कि मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं कि जैसा साइंटिस्ट सोचता है, अगर तुमने उस सोच को अपने दिमाग में रख लिया, विश्वास मानो, एक तो केमिस्ट्री से प्यार होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार होगा। दूसरी चीज आपको सीक्वेंस समझ में आएगा, अच्छा इसके बाद यही क्यों सोचा, इसके बाद यही क्यों सोचा। जो दूसरा साइंटिस्ट आया उसने पीछे का क्या ऐसा पढ़ा था कि जिसकी वजह से उसने ये डेवलप करने की कोशिश की। ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं इसमें, बहुत कम टाइम में ये चीज समझ जाओगे। और एक चीज बहुत जिम्मेदारी से दोबारा बोल देता हूं, अगर आपको आज तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार नहीं हुआ होगा तो मैं बता दूं ये आपकी पहली मोहब्बत होने वाली है। अगर आपने पहले नहीं की है, जिसने कर रखी होगी उसकी दूसरी मोहब्बत बन जाएगी, जिसकी कई होंगी उसकी अगली मोहब्बत बन जाएगी, लेकिन बना जरूर देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ध्यान रखना इस चीज को, जिससे लोग खौफ खाते हैं, जिससे बच्चों के दिमाग में न्यूरॉन्स तांडव करते हैं, भैया उनको हम सबसे प्यारा सब्जेक्ट बनाएंगे आपका। ठीक है, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट देखो, यहां ज्यादा डिस्कस नहीं होगा, सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि ये इन दोनों ने एक्चुअली क्या किया। देखो मैं बताता हूं, ये कर रहे थे कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट, रात में छोड़ करके जाते हैं पूरे ऑपरेटर्स को। आप एक बार देख लो, एक बार देखोगे तब आपको समझ में आएगा। एक बार इनका आप एक्सपेरिमेंट वो ऑपरेटर्स देख लो, ये है। इसमें समझने में बुद्धि मत लगाना, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें इनकी कहानियों का निचोड़ लेना और निचोड़ से अपने को आगे बढ़ना है। इन्होंने कुछ ऐसी कहानी बनाई जिसमें उन्होंने देखा यार कि ये चीज तो इलेक्ट्रॉन गन है, और इलेक्ट्रॉन गन बनाना आप सीख गए हो यार, इतना पढ़ाया है सर ने आपको। इलेक्ट्रॉन गन हमें समझ में आता है कि क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ये एक जगह से निकलता है, हीट वीट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, और उसी को क्या करो कंसंट्रेट करके एक जगह से निकाल दो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसको कंसंट्रेट करके हम क्या करें, बीम के फॉर्म में निकल का एक टारगेट रख रखा है, एक फॉइल रख रखा है, उसी के ऊपर डाल रहे हैं। और जब यहाँ पे डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, जब वो यहाँ से टकरा रहा है, टकराने के बाद जहां पे वो जा रहा है ना, वहां पे वो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहा है। क्या क्या क्या, इलेक्ट्रॉन निकला था बीम के रूप में, गया कहां पे, टकराया वो किससे, निकल से। मतलब एक सब्सटेंस से, एक ऑब्स्टेकल से जब वो टकराया, वो क्या देता है, डिफ्रैक्शन का पैटर्न देने लग जाता है। अरे डिफ्रैक्शन का पैटर्न देता कौन है, बोलो डिफ्रैक्शन का पैटर्न देता कौन है, पार्टिकल या वेव, लिख के बताओ। डिफ्रैक्शन पैटर्न देता कौन है, पार्टिकल या वेव। तो आपको समझ में आएगा कि ये भैया वेव का नेचर था डिफ्रैक्शन देना, और यार डिफ्रैक्शन देने लग गया इलेक्ट्रॉन की ये बीम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इसका मतलब जो ये आप बीम डाल रहे हो किसका, इलेक्ट्रॉन का, निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वेव होगा। अगर वेव होगा
तभी वो पार्टिकल से, किससे, सॉरी, निकल से टकराएगा, अपने टारगेट से टकराएगा और वो बेंड हो करके यहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स देने लग जाएगा। तो यहां पे डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है कि यहां पर आपको समझ में आएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर का होता है। भाई जल्दबाजी मत करो, कुछ लोग लिख रहे हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, ये कहीं नहीं जाना, पहला दिन है, ध्यान से पढ़ो, पहले फ्रीक्वेंसी को मैच कराओ, मैच करेगा अगले दिन से हम सही से पढ़ रहे होंगे। आज भी हम सही से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आपको समझ में आया कि भैया इलेक्ट्रॉन का वेव गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन की बीम गई, टकराई निकल से, मतलब वो एक ऑब्स्टेकल था, उसने डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया, यहां से फिक्स हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या, वेव है। अच्छा, तो इस एक्सपेरिमेंट ने एक्चुअली प्रूव किया, पहली बार किसी ने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि यार इलेक्ट्रॉन ना वेव है। अब ये कहानी नहीं है, अब इसका प्रूफ हमारे पास मौजूद है, वो इस एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, ओके। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि ये जो डेविसन एंड जर्मर थे वो किसी और चीज पे रिसर्च कर रहे थे, और ऐसा था कि रात में ये सारा इंस्ट्रूमेंट वो छोड़ के गए थे, मतलब ऐसे ही चला करके छोड़ के गए थे। यहाँ पे क्या होता है, बैटरी लगा के ऑन करके गए थे, और इसके सामने उनके निकल के टारगेट्स थे, ठीक है, नहीं इनके सामने नहीं थे, वो कहीं और पड़ा हुआ था। और होता क्या है, रात में कुछ चीज होती है जिसकी वजह से ये चीज, ये बीम जहां से निकल रही होती है वो निकल के टारगेट पे जाती है, और जब कल भर वो आते हैं तो एक पैटर्न किसमें नोटिस, अब आंख से ऐसे नहीं दिखता, ठीक है, जब वो उसको ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं अरे तो पैटर्न बना हुआ है। अब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि रूम में जो रोशनी प्रेजेंट है कहीं उसने तो नहीं बना दी, क्योंकि रूम में जो रोशनी है मतलब लाइट है, लाइट तो वेव है, अगर वेव है तो ये वाली चीज आ चुकी थी पहले, तो उनको लगा कि लग रहा है यही होगा। लेकिन बाद में जब उन्होंने ढंग से स्टडी किया तो पता चला कि यार मेरे भाई ये तो इलेक्ट्रॉन ने ही पैटर्न बना रखा है, इसका मतलब वो वेव है। अगली चीज, कुछ पैटर्न इस तरीके से दिखाई देता है, इसमें से कुछ भी रटना नहीं है, कहानी सुननी, कहानी मजे लो अभी, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है, वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल, नया मॉडल जिससे अब हम शुरुआत करने वाले हैं एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अब तक मैं वो लिंक बना रहा था जिस पे चल करके हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर पे लैंड करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ओके। आ जाओ, अब देखो लिखा क्या है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ने कंप्लीटली कंट्राडिक्ट कर दिया एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के, ठीक है। क्लासिकली जो जो मैकेनिक्स ने बता रखी थी वो सारी चीजों को इसने क्या किया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड वेव पार्टिकल की ड्युअलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था किसका, डी ब्रॉय का, इसका मतलब ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसी की वजह से एक नया चीज आया जिसको बोला गया वेव मैकेनिकल मॉडल। इसको जन्म देने वाला, इसको लाने वाले का नाम है इरविन श्रोडिंगर। क्या नाम है उनका, उनका नाम है इरविन श्रोडिंगर, ठीक है। यहां से हमें समझ में आ चुका था कि वेव नेचर है, इसी वेव नेचर को पकड़ के बैठ गए कौन, श्रोडिंगर साहब। कौन बैठ गए, श्रोडिंगर साहब। श्रोडिंगर साहब ने क्या बोला कि देखो भैया हम तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि वेव मैकेनिकल मॉडल, क्या प्रस्तुत करते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल, किसके लिए, फॉर एन एटम, एक एटम के एक्सप्लेनेशन को देने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया वेव मैकेनिकल मॉडल। इसको वेव मैकेनिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इरविन श्रोडिंगर ने यह मान लिया है कि हमारा इलेक्ट्रॉन अब क्या है, वेव है, क्योंकि हमारा प्रूफ तो आ ही चुका है, अब तो हमें समझ में चीजें आ ही रही हैं, ओके भाई। इसी चीज को बोला जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या, इरविन श्रोडिंगर का जो मॉडल था वो बोला गया, एक्चुअली इरविन श्रोडिंगर से शुरुआत हुई थी, मॉडल मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, शुरुआत यहां से हुई है, इसकी वजह से इनका नाम ले रहा हूं मैं बार बार, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब हम ढंग से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ेंगे, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक ने लिखा है ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। यार पहली बात तो यही कि और जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था उसकी धज्जियां उड़ा दी हाइजेनबर्ग ने, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, और यही सबसे बढ़िया चीज है, यहीं से एक्सप्लेनेशन निकल के बाहर आता है और क्वेश्चन भी इन्हीं पे बनते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि भैया इरविन श्रोडिंगर ने क्या दिया है, वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम वाले शब्द पे मैं दोबारा आऊंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए ये दो चीजें हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम जो शब्द है ना, ये कब लगाया जाता है, क्वांटम शब्द लगाया जाता है बहुत ही छोटे पार्टिकल के लिए, किसके, वेरी स्मॉल पार्टिकल,
वेरी स्मॉल पार्टिकल के लिए क्वांटम शब्द यूज किया जाता है। अच्छा जी, आपने क्वांटा शब्द देखा है? क्वांटा शब्द सुना है कभी? क्वांटा क्या होता है? वो एनर्जी का पैकेट, भूल गए क्या? वो वेब के अंदर जो एनर्जी का पैकेट रहता है उसी पैकेट को क्वांटा बोलते हैं। तो जो क्वांटम शब्द है वहीं से समझ लीजिए कि जनरेट हुआ है, आप ऐसा समझ लो। एक्चुअली क्वांटम के अंदर क्वांटा वाला पार्ट है। ओके, तो क्वांटम मत कहां होगा? जहां पे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की चर्चा की जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जहां पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की चर्चा की जाएगी। क्या ये मैं बोल सकता हूं कि यहां पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की चर्चा की जाएगी? टाइम हो गया है, बस बस 2 मिनट रुको, ज्यादा नहीं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, तो यहां पे मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड वेव मैकेनिकल मॉडल बनाया गया है। अगली चीज इरविन श्रोडिंगर ने दिया। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, वो लाइनें सुन लो बस। इरविन श्रोडिंगर ने बोला कि वेव है कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक वेव है। और अगली चीज क्या है कि अगर वेव है तो फिजिक्स में पढ़ते थे वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए वेव इक्वेशन होती है। तो उस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव है, या ये मैं बोल दूं जो वेव इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है उसके लिए एक वेव इक्वेशन होगी, और उस वेव इक्वेशन का नाम दिया गया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम ये आगे पढ़ेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके ओके, ठीक है। अगला देखते हैं भाई। अगली चीज है, यहां से शुरू होता है एरा ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये एक फिजिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अब छोटा नहीं रहा, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन इसमें से ना तुमको बहुत छोटू सा पार्ट पढ़ना, बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ना है। इतना में ही तुम्हारा दिमाग घूम जाता है। तुम पूरा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। जब आप आईआईटी के अंदर जाओगे, कोई ना कोई आपको अद्भुत टीचर मिले। मैं तो यही चाहूंगा कि अच्छा टीचर मिले, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा मिला था और मुझे क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ढंग से समझ आती है। ठीक है, हर लेवल तक की समझ में, मास्टर तक की मैं पढ़ा सकता हूं। तो ये जान लो कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए बौद्धिक रूप से थोड़ा सक्षम होना पड़ता है। कईयों को समझ नहीं आया होगा, मतलब थोड़ा न्यूरॉन्स को ना एक्टिवेट रखना पड़ता है। ओके ओके, 10 मिनट बाकी है, अभी बाकी है क्या? ओके, चलिए जी। तो यहां से ना हम क्या यूज शुरू कर देंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में शुरू कर देंगे। तो याद रख लो, समझ लो अभी से कि यार जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इरविन श्रोडिंगर की इक्वेशन से हुई थी। यहीं से आप समझ जाओ, यहीं से आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब आपको क्या पढ़ाना है मुझे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैंने बोला था श्रोडिंगर कैट को क्या करोगे समझ के। यहाँ टाइम इतना नहीं है कि उसको हम यहाँ पे रिलेट करें, फायदा नहीं होता। ये देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये सामने प्रस्तुत है। एक बार मैं लिख के दिखाता हूं, ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पे एक चीज लिखनी है, देखिएगा, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। कैसे लिखते हैं बस हमारे साथ लिखिए। मैं कह रहा हूं कि आज मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मुंह दिखाई करूंगा, आपको एक बार बस दिखाऊंगा कि ऐसा होता है। बाद में इसकी चर्चा होगी जब ये हमारा एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो रहा होगा, उससे जस्ट एक आध 2 लेक्चर पहले। ठीक है, ओके। हाँ एक ही है भाई, वो दोनों मॉडल एक ही है जो भी हमने देखा ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, दोनों एक ही है एक एटम के लिए। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही प्यारी चीज है, लेकिन उसके लिए जिसको बढ़िया से थोड़ी मैथ लगती है, इंटीग्रेशन वगैरह होती है, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाती है भाई, मजा आ जाता है, मतलब दिल खुश हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए एक्चुअली दिमाग की जरूरत होती है। मैं तो ये मानता हूं कि पूरी केमिस्ट्री को, बल्कि मैक्सिमम फिजिक्स को भी इग्नोर किया जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स इतनी अच्छी चीज है, लेकिन हाँ उसके लिए वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट रखने जरूरी हैं। ओके, और वो कोई टीचर खाली पढ़ा दे ऐसा संभव नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत अच्छे समझने के लिए 8-10 बुक्स पढ़नी पड़ती है, तब बुद्धि समझ में आती है। ओके, आगे 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 आगे। हाँ ये देखते हैं क्या लिखा मैंने, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर। अगर समझ में ना आए कि साई क्या है, डरना नहीं है, मैं सब समझाऊंगा, डरना नहीं है, सुनना बस ध्यान से। क्या लिखा है, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, आपको अंतर क्या दिख रहा है, एक्स वाई जेड, इस तरीके से लिखना है। इतना चीज लिखने के बाद क्या लिखना है वो देखो, प्लस क्या लिखना है, 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच।
ये m किसका है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के मास की बात होगी। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। पाई के बारे में आप बचपन से सीखते हो, ठीक है। साई के बारे में थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। ये लिखने के बाद आप क्या लिखते हो यहाँ पे, e माइनस वी साई। देखो क्या लिखा मैंने, e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। मैंने इक्वेशन को इस तरीके से लिखा है, देखो ये चीज प्लस ये चीज इज इक्वल टू ये बनता है। एक बार हमारे साथ दोबारा दोहराएंगे, सुनेंगे भाई, सुनेंगे भाई, क्या बोला मैंने, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। दोबारा से बोलता हूं, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर, बीच में लगाओ प्लस एक टर्म आएगा यहां पे 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच इंटू ई माइनस वी इंटू साई। रटना नहीं अभी, अगर भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ाऊंगा मैं तो फिर से बताऊंगा, बस मुंह दिखाई करो, कुछ ऐसे टर्म आएंगे। अब देखो ये है क्या, अब यहां पे ये जानना जरूरी है ये सारी चीज है क्या। देखो यहां से मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ई साई सब पर मैं चर्चा करूंगा, एक साथ ला दूंगा, पूरा पैटर्न आ जाएगा, देख लीजिएगा यार। बस तुम लोग डरना नहीं, तुम्हें कहीं लगने लग जाएगी पता नहीं क्या भीषण सी चीज चल रही है, अरे बहुत आसान है। मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, इंसान से बढ़ के कुछ होता नहीं है, ठीक है। तुम इंसानियत में अपना कंट्रीब्यूशन देने आए हो तो निश्चित रूप से याद रखो। देखो ये क्या लिखा मैंने, सर क्या है ये, अच्छा ये क्या है बताऊंगा भाई, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर। अगला टर्म देखो, प्लस अगला लिखा है 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर। अच्छा मैंने एच लिखा था, यहाँ पे लिखना एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा वेव इक्वेशन है, ठीक है। रट्टा मत मारना भाई, रट्टा मत मारो, रट्टा मत मारो यार, अभी इसको ऐसे रखो, जहां पे है वैसे रखो। अब अगली चीज सुनो, अगली चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो साई बना रखा है ना, ये त्रिशूल, इस त्रिशूल का मतलब क्या है भाई, इस त्रिशूल का सेंस क्या बनता है वो देखते हैं। इस त्रिशूल का मतलब क्या है, इस त्रिशूल का मतलब क्या, बोलो ये त्रिशूल क्या है। अब मेरे से थोड़ी देर कनेक्ट हो जाओ, चैट वैट लिखना बंद कर दो, मैं ये समझाने की कोशिश करूं ये साई क्या है, और जैसे साई समझा लूंगा ये इक्वेशन खत्म करूंगा, क्लास यहीं पे रोक देंगे। साई समझने की कोशिश करो। देखो जैसे मान लो मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैथ के बाद, मैथ में लेके जा रहा हूं, मैथ में हम क्या करते हैं, जैसे y बराबर, जब तक एग्जांपल नहीं दूंगा समझ नहीं पाओगे, हम मान लो हमने लिख दिया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरे ये तो देखा होगा, अगर ये नहीं देखा है तो कहां जी रहे हो भाई। y बराबर एम एक्स प्लस सी तो जानते हो, क्या मैं ये बोल दूं कि जो ये x है, ये x है, इसके बदलने से y बदल जाता है। क्या मैं ये बोल दूं कि x के बदलने से y बदल जाता है, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या ये मैं बोल दूं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, अगर मैं x की बदल दूं वैल्यूज तो बदल जाएगा y। अरे बोलो भाई, बदल जाएगा y। पहले आप साई पे फिक्स रखें, ई और वी में बाद में बता दूंगा, पहले साई पे फोकस रखें। अदरवाइज होता क्या है कि साई जो है समझ में नहीं आता बच्चों को, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ जाता है, पूछो साई क्या है, कहते पता नहीं, हमने तो सही से सुना नहीं है क्लास को। मेरे भाई अभी लिखना बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ फोकस रखो इस साई को समझने पे। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन समझानी है आपको, कोई स्ट्रेट लाइन बतानी है आपको, तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो भैया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें मैं m की वैल्यू बता दूंगा और c की वैल्यू बता दूंगा, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर ले जाओगे। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका यह हुआ कि एक ग्राफ को हमने एक इक्वेशन से रिलेट कर रखा है, जहां पे हम ये देख भी रहे हैं कि जो हमारा x है उसके बदलने से y बदल रहा है, ग्राफ में हम यही देखते हैं। कुल मिला के यहां पे फंक्शन शब्द समझ में आया, क्या समझ में आया, फंक्शन शब्द समझ में आ गया है। x के बदलने से y बदल जाता है। कुछ ऐसी कहानी साई के साथ है, कुछ ऐसी कहानी साई के साथ है, जैसे मैंने यहां पे y लिया था एक किसके लिए भैया, लाइन के लिए, उसी तरीके से हम एक साई ले रहे हैं यहां पर, जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। ये साई जो है वो इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में बताएगा, ये जो साई है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के स्टेट्स के बारे में बताएगा, ये जो साई है ये इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली डिफाइन कर देगा, मैं कह रहा हूं उसको डिफाइन करने में आपकी हेल्प करेगा। ये जो साई है बड़ा ही काम की चीज है भाई,
ठीक, ये इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को, उसके नेचर को, उसके एनर्जी को, उसके पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सब को निकालने में आपकी हेल्प कराएगा। कौन? ये साई। तो साई की वजह से इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में हम समझ सकते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि साई किस काम का है? साई इज द वेव फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो वेव को डिफाइन कर रहा है। ये वेव कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का वेव है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला आते हैं भाई, एच क्या है? जानते हो, प्लैंक कांस्टेंट। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी हमें। अगला देखो, ई क्या है? ई यहां पे जो मैंने यूज किया है, ये टोटल एनर्जी है। और टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं? बोर्ड में हमने पढ़ा हुआ था, वैसा ही कुछ मिलता जुलता होगा, लेकिन यहां पे थोड़ा अलग तरीके से वो इंटरप्रेट किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो ई क्या है? टोटल एनर्जी। वी क्या है भैया? सोचो सोचो, अगर ई टोटल एनर्जी हो तो वी क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। तो V इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं सिर्फ आपको यहीं तक याद रोकता हूं कि भैया ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जिसमें साई क्या है? साई जो है एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने में यूज की जाती है। जैसे आप एक इक्वेशन दे करके एक लाइन के बारे में बता सकते हो, उसी तरीके से मैं एक वेव फंक्शन दे करके इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में बता सकता हूं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बता सकता हूं, उसके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में, उसके पोजीशन के बारे में मैं बता सकता हूं। कब? जब हमारे पास साई प्रेजेंट होगा। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई क्या? तो अभी हमने सिर्फ मुंह दिखाई किया किसका? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हमने क्या किया? एक अच्छी खासी मुंह दिखाई कर ली। ठीक है, ओके। अगली चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल अगली क्लास में पढ़ते हैं। शायद टाइम हो गया होगा। अपनी कक्षा की टी शर्ट मिलेगी, अमन भैया को बोलो, हील आ जाएगी। अच्छा, हमें कोई बात नहीं, वैसे मैं टी शर्ट पहनता नहीं, पहन लूंगा अंदर, शर्ट ऊपर से। यस, अपने शर्ट में मैं अपनी कक्षा लिखवा दूंगा। इधर इधर भाई, अपनी कक्षा जाना है, डोंट वरी। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मज़ा आया। क्लास के बारे में एक बार मेरे को यहीं पे रिव्यू दे दो, मेरे लिए अच्छा होगा। कि वैसे मैं जितना भी तुम यूट्यूब पे कमेंट करते हो ना, मैं सब पढ़ता हूँ, सब सब सब। जो तुम मेल करते हो उन सबको मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं इसलिए फ्रंट पे इधर नहीं आ रहा था, इस कैमरे के सामने बैक पे काम कर रहा था, ताकि चीज़ें थोड़ी फंक्शन हो जाएं, सही से चलने लग जाएं। चलने लग गई हैं, अब हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। और आप हमारे लिए अच्छा खासा मेल भेज सकते हो। अगर आपको कोई कमी लगे, आप मेरे को कहीं से ढूंढ ढांट के भेज देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे, ठीक है, आपका सॉल्व हो जाएगा। 5 मिनट बचे हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट है, मैं इधर ही हूँ, बातचीत करने के लिए हूँ। अब लास्ट में मैं बातचीत करने के लिए रुका हूँ, ठीक है। बस ये चीज़ कल पढ़ेंगे। अच्छा, डरना नहीं है यार भाई, मैं यही बता दूँ, एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियर कर दूँ। देखो क्या होता है ना, कि बच्चे सोचते हैं कि ऑफलाइन की एक बात बताता हूँ मैं आपको। मैं एक इंस्टीट्यूट है रेजोनेंस, उसमें पढ़ाता था। उसमें एक बच्चा मेरा स्टूडेंट था, वो उसके बारे में मैं बता देता हूँ, थोड़ा जानना आपके लिए ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रिलियंट होना बहुत जरूरी है, बहुत तेज होना चाहिए दिमाग। अबे तेज कैसे होता है गुरु दिमाग? तेज होता है दिमाग अच्छे तरीके से पढ़ने से, कंसंट्रेट करने से। कोई पैदा नहीं हुआ जिसका दिमाग शुरुआत से ही बहुत तेज था। वो बहुत ही रेयर लोग हैं, बहुत ही रेयर, ना के बराबर मानो उनको, ठीक है। तो सबको क्या करना पड़ना है? तैयारी करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट था, वो इस समय आईआईटी रोपर में है। आप कहोगे सर आईआईटी रोपर क्यों गया, अच्छी आईआईटी थोड़ी है। मेरे भाई, जब मैं पहली बार, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं ये कबूल भी कर लेता हूँ कि मैं जब उसको पहली बार मिला ना, हमें कहीं से नहीं लगा कि आईआईटी जाएगा। मुझे कहीं से नहीं लगा था कि वो आईआईटी जाएगा, कहीं से लगा ही नहीं कि वो आईआईटी जाएगा। मैं गया पहले, मैं क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन दिया, मैंने अपने बारे में बताया, मैंने बोल दिया कि यार मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ। वो पॉइंट उसके दिमाग में क्लिक किया, और वो बाहर आके एक ही चीज़ बोल रहा है, सर मेरे को आईआईटी दिल्ली जाना है। मैं कहा हाँ जाना है। मैं कहा कि तूने अब तक क्या पढ़ाई करी है और क्या क्या पढ़ा? कहा मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया, मैं क्लासेस को ज़्यादातर छोड़ देता था, मैं ज़्यादातर क्लासेस को छोड़ देता, मैं समझ नहीं पाता था। मैंने बोला ये काम तूने बड़ी बड़ी गलती कर ली है, अब लोगों के नोट्स लेकर के फोटो कॉपी करा ले, जितनी मैं पढ़ा सकूंगा उतनी मैं पढ़ा दूंगा, और क्लास को ढंग से रोज पढ़ते जा। और विश्वास मानो, पता नहीं उसके दिमाग में उसने ऐसा उस दिन ऐसा क्या सोच लिया था कि उसके करीब, एक दिन में तो इंसान बदलता नहीं है, उसके करीब करीब 20 से 25 दिन बाद
जो चीजें मैं क्लास में पढ़ाता था वो सारी चीजें उसको याद रहती थी। इवन दैट मैं चेक करने के लिए किसको आज याद है कि नहीं, ये भूल तो नहीं गया है, उसको उठा उठा करके क्लास में पूछता था कि भाई बता बता ये तुझे आया कि नहीं। सिर्फ केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डाल रहा था मैं, उसके एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने की वजह से उसको होप नजर आने लग गई कि यार मैं आईआईटी जाऊंगा। और उस आईआईटी जाऊंगा कि जुनून ने इतना कर दिया कि वो मैथ सॉल्व करने लग गया अच्छे खासे लेवल की अगले 1-1.5 महीने के अंदर। हमारे जो मैथ वाले सर थे उससे मैंने उनसे मैंने जाके बोला कि सर बच्चा पढ़ना चाहता है, वो थोड़ा सा आप ज़्यादा केयर कर दिया करो। तो कहोगे उन पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। सारे डीपीपी जो 11th के थे वो लेके आया पूरी रेजोनेंस की, इतनी मोटी मिलती है, वो सॉल्व कराया उसने खुद बैठ के। तो ये जान लो जब नवंबर आया था ना, नवंबर तक उसने कंप्लीट 11th करा था, कंप्लीट 11th करा था, और 12th को ऐसे हल्का हल्का पढ़ा था। दिसंबर और 10 जनवरी के बीच उसने पूरा 12th निपटाया, क्योंकि उसने 12th में बहुत ही ध्यान से पढ़ा था, बहुत ही ध्यान से पढ़ा था, और वो आज आईआईटी रोपर में है। लेकिन जब मैं पहली बार मिला था तो यार मैं समझ ही नहीं पाया था कि पोटेंशियल बनानी पड़ती है, बनानी पड़ती है, कोई लेके पैदा नहीं हो, बहुत कम लोग हैं ऐसे, ठीक है, वो बनानी पड़ती है। तुम जिस स्टेट में बैठे हो, जिस स्टेट मतलब जिस एनर्जी स्टेट में बैठे हो, उससे जंप करके जो आईआईटी वाला एनर्जी स्टेट है वहां पे तुम जा सकते हो। केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, परमिसिबल है, ये आराम से जा सकते हो। लेकिन तब जब इतनी एनर्जी मारो, इतना पोटेंशियल लगाओ खुद को कि ये जंप करो तो यहीं लैंड हो, उसके नीचे या किसी और कॉलेज में लैंड मत हो जाना। ठीक है भाई। यू आर ओपी एज योर नेम। अच्छा, ओम पांडे एंड ओपी, ओके। हाँ, कोई और चीज़ फेसबुक पे हो क्या? अरे हर जगह एक्टिव हूँ मैं, कहीं भी ढूंढ सकते हो, मिलूंगा। गूगल बाबा से पूछो, सब मिल जाएगा। पूरा नाम लिखना, फिर कुंवर ओम पांडे नाम है मेरा, कुंवर ओम पांडे। इस नाम से गूगल बाबा से पूछोगे सब मिल जाएगा। फिजिक्स की, अरे यार भाई क्या मस्त पढ़ाते हैं, मैं तो खुद दीवाना हूँ उनकी टीचिंग का। कैसी बातें कर रहे हो? आईआईटी बॉम्बे जाना है, वेरी गुड। देखो, आईआईटी बॉम्बे जाना है ये केवल कहना नहीं है, जाना है। अगर बोला है, सोचा है, समझा है तो मेरे भाई जाना है। ऐसे नहीं कि बस जाना है, जाना है। अबे टूर करने थोड़ी जाना है, मौज मारने थोड़ी जाना है, वहाँ वहाँ रहने जाना है। हम जिस टीचर से पढ़ रहे थे ना, वो हमें यही बोलते थे कि आईआईटी के लाइफ में बस मेरा सपना था कि मैं आईआईटी के हॉस्टल में जाकर रुक जाऊं। सर आईआईटी नहीं थे। तो जब हम चले गए ना, हमने सर को बुलाया कि एक दिन रह ही लो यार, बोल रहे थे तो वो बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करते थे कि यार एक दिन रहने की सोच रहा था मैं, सोच, जबकि वो रह आए थे। सर हमसे झूठ बोलते थे कि भाई हम चाहते हैं कि रहना, क्योंकि हमें मोटिवेशन आए कि यार ऐसा क्या है आईआईटी के हॉस्टल में, ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं लगा, मतलब थोड़ा मोड़ा स्पेशल तो है ही है, जितना इंडिया में है उससे तो बहुत ही स्पेशल है। हाँ, बाकी कंपैरिजन क्या ही करें। टुडेज क्लास वाज अमेजिंग, वेरी गुड। हर क्लास अमेजिंग होगी, मैं ये गारंटी देता हूँ। यहाँ से निकला हुआ हर शब्द आपकी खोपड़ी को स्ट्राइक करेगा। मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट बहुत कम ऐसा हो सकता है कि वो बाउंस बैक करे। कॉन्सेप्ट को बाउंस बैक करने ना देने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बस उस समय जब तुम सुन रहे हो, तुम्हारे न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड हैं, बस इसकी जिम्मेदारी तुम ले लो, सिर्फ इसकी जिम्मेदारी तुम ले लो। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, कंप्लीटली मेरे ऊपर छोड़ दो, भरोसा रखो, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बोल चुका हूं मैं, अगर तुम्हारी कभी मोहब्बत नहीं हुई है तो ये तुम्हारी पहली मोहब्बत है। अगर कभी हो रही है, कभी हो चुकी है, तो ये तुम्हारी अगली मोहब्बत है, और ये मैं बना के दिखाऊंगा। मैं भी इस मोहब्बत में आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये सब सीखने के बाद जहां आप सोच रहे हो वहां जाने की, वहां जरूर जाओगे। फैजल सर लास्ट के 3 दिन क्लास लेंगे वीक में, मैं शुरू के 3 दिन, ठीक है। तो वहाँ से जहाँ मैं जो है यहाँ पे ये एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद मैं शुरू करूँगा फिर पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। वो भी मस्त, मज़ा आएगा, ठीक है। सब मस्त मगन हो जाओगे, मस्त मगन, यहीं पे मज़ा आने वाला है। हाँ हाँ, और एक चीज़ और, आज के में कुछ ऐसा तो पढ़ाया नहीं कि डीपीपी लेके आऊँ आपके सामने, इसका इसका कोई डीपीपी लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आज मैं वो कनेक्शन फील कराना चाहता था जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगर आप फील कर गए हो तो यही आपकी डीपीपी है।
ठीक है, बस वो फीलिंग आपकी डीपीपी है आज की। ठीक है, हमारी डीपीपी अगले दिन से आना शुरू हो जाएगी, मतलब मैं कल जो पढ़ाऊंगा वो डीपीपी के अंदर आ रहा है। कोर्स बना, अब जैसे बच्चे कुछ लिख रहे हैं कि मटेरियल के बारे में, मैं आपको बता दूं हम नहीं चाहते, हम हर बार यही बोल रहे हैं कि हमें, क्या बताऊं, चलो बोल ही देता हूं। दो चार लोगों ने ये भी कह रहा है कि भाई हमारा ये नोट्स पकड़ो, प्रिंट करो, बच्चों को दे दो। बच्चों को कौन सा पता चलता है कुछ, किसी बुक के पब्लिकेशंस वालों ने, किसी कुछ ने, नाम नहीं ले सकते किसी का भी। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमारा विजन अगर इतना ही छोटा होता तो हम इतना बड़ा महायुद्ध छेड़ते ही नहीं। छेड़ा इसीलिए है क्योंकि उसको हमें जीतना है, और उसके सहभागी तुम ही हो, तो थोड़ा मोड़ा वेट करना पड़े करो यार, क्योंकि सिस्टम तुम हो, हम अकेले सिस्टम नहीं है। मैं कैमरे पर अकेला बोलूं कोई फर्क, कौन देख रहा है हमें, आप देख रहे हो, तो हमें महसूस हो रहा है कि हमारा कुछ दिया हुआ आपके पास तक जा पा रहा है। ओके, व्हाट इज न्यूरॉन्स, एक लिख रहा है न्यूरॉन्स क्या है। अबे भाई न्यूरॉन्स नहीं सुना क्या, न्यूरॉन्स इधर खोपड़ी में होता होगा, पढ़ लियो। जानता हूँ लेकिन कौन बताए तुम्हें, सर्च मारो तुम, आदत पड़ रखी है कि हर चीज बताओ, न्यूरॉन्स तक नहीं जानता, बताओ। अच्छा अच्छा है, कोई नहीं, सोचो। बहुत लूप हो रहा है, देखता हूँ यार, यहाँ से निकलते ही मैं आपकी टीम से बात कर लूंगा कि भाई आज लूप क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से लूप वूप की कंडीशन नहीं थी हमारे पास, बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है, हम चार चार लाइव एक साथ जा पा रहे हैं। मैं बता सिर्फ इस वजह से रहा हूँ क्योंकि द्रोणा बैच ने बहुत ज़्यादा झेला था शुरू में, और वो झेला है तो निश्चित रूप से पता होना जरूरी है यार, हम डेवलप कर रहे थे। हम एक दिन में सब कुछ नहीं बना सकते ना, टाइम लगता है, 10 दिन 20 दिन लगा हमारे पास, ठीक ठाक हो गया। यार हम लोग बेसिक से ही पढ़ाते हैं यार, फैजल सर एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, मैं खुद बेसिक से पढ़ाता हूँ। हम ऐसे ऊपर की पेड़ से तोड़ के फल दे दें खा लो मेरे भाई, जिंदगी ठीक है इनऑर्गेनिक याद होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिखाऊंगा यहाँ से, जमीन से उठाते उठा एक एक लेयर लेके ऊपर आऊंगा। ठीक है, सक्सेस का मतलब ही एक्चुअली यही होता है, मल्टीपल लेयर्स के चक्कर में हम ऊपर चढ़ते हैं सक्सेस में, और उसके बाद भी खत्म नहीं होता, फिर से चढ़ते जाते हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पूछ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग से कॉपी बना दूं, हाँ भैया बना ले। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास, यार कैसी बातें पूछ रहे हो, कॉपी आपकी पेन आपका, मेरा सजेशन हाँ बना लो। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि एक मोटी बुक, मतलब एक मोटी कॉपी हो, एक तरफ फिजिकल हो, तो हाफ के बाद इनऑर्गेनिक शुरू कर दो, बार बार ढूंढना नहीं पड़ता यार। एक पूछ रहा है खोपड़ी नहीं बोलते यहाँ पे, यहाँ खोपड़ी वाली शब्द ही नहीं आया अभी तक, आएगा, खोपड़ी जैसी चीज़ भी आएगी। पीरियोडिक टेबल पढ़ाने तो दो, एटम की खोपड़ी तोड़ेंगे। ये यूट्यूब वाली लाइन है, मजाक कर रहा हूँ, अच्छा, तो जल्दी समझ गया। बिग फैन, थैंक यू यार। ओके, चलो अब आदेश दीजिए, चलते हैं, आदेश दीजिए, चलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आपके कमेंट देख लूँ तब जाऊँगा। धीरे धीरे पढ़ाया करो, धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ मैं एनर्जी डालता हूँ, बोलता स्लो हूँ, मतलब वॉइस तेज होती है बस, वो आदत में है, वो यहाँ सरस्वती के निवास की वजह से ठीक ठाक हो गया है। बाय बोलने भाई, चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं। अगली क्लास और भी शानदार होने वाली है, देख लो। कुछ अच्छा लगा, अगला देखो। हम्म। ये सब बनाने में टाइम लगता है मेरे भाई, ढूंढ ढूंढ के लाए हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी खोपड़ी, तुम्हारी खोपड़ी एक्सेप्ट कर ले, खोपड़ी को बाउंस बैक जैसी बीमारी ना लगे, है ना। देख लो, चल रहा है, मिलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय। ओके, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। यूट्यूब से कुछ पढ़ सकता हूँ क्या, हाँ यूट्यूब से अगर आप पढ़ सकते हो तो आप बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर पढ़ लेना, अदरवाइज सेम वीडियो में उठा के यहाँ पे रख दूंगा, कि वो यार नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि आप द्रोणा में होना, मतलब ड्रॉपर बैच में, या ड्रॉपर मैं बोलना नहीं चाहता, ड्रॉपर इज़ अ नेगेटिव वर्ड। द्रोणा पॉजिटिव फीलिंग देता है, वो लगाता है यार कि दम है हमारे अंदर। ठीक है, अगर हम द्रोणा बन सके तो हमारे आप अर्जुन हो यार। ठीक है, सारी महाभारत हम ही जीतेंगे, डोंट वरी, पूरी महाभारत हम ही जीतेंगे।
तो बी द अर्जुन, हम तो हैं। चलिए बाय बाय। वैसे मैं ये लेके आया था आपके लिए पी समझाने के लिए, कोई बात नहीं। बाय 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 बाय।